गुड मॉर्निंग। वॉइस आवे छे भाई? सॉरी। गुड मॉर्निंग सबको। वॉइस आ रहा है सबको? ये बता दो पहले। गुड मॉर्निंग। वॉइस क्लियर है? पहले ये बताओ। नेटवर्क क्लियर है? थोड़ा सा ये बता दो तो। वॉइस क्लियर भाई? ओके, यस, ओके, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। जो क्लास खत्म, मतलब कि इंटरनेट प्रॉब्लम है भाई, टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है, तो नेटवर्क का इश्यू हो गया था, उसकी वजह से आपकी जो क्लास है वो रुक गई थी। ओके, तो इसी क्लास को हम अब आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, यस, वॉइस आ रहा है? यस, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए देखो, पीएचडी आपके लिए कंपलसरी होने वाली है 2023 से। ओके, 2023 से आपकी, जुलाई 2023 से कंपलसरी होने वाली। ओके, यस, ओके, चलो जी, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। ओके, आपको टाइम टू ओके, चलो, तो सब लोग रेडी हैं? थम्स अप दे दो फटाफट से, तो क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को आगे बढ़ाए, सब लोग शुरू करें, ये बता दो भाई। ओके, चलो जी, तो क्लास को कंटिन्यू करते हैं, जहां पर रुके थे वहीं से आगे चलते। ओके, ओके, तो ऑलपर्ट ने क्या किया भाई? जितने भी साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने जो पर्सनालिटी की जो भी डेफिनेशंस दी थी, उन सभी में से कुछ ना कुछ ऐसे तथ्यों को ले लिया, उसका संकलन कर दिया, मतलब कि उनको कलेक्ट कर दिया। ओके, कलेक्टिंग करके, उन फैक्ट्स को कलेक्टिंग करके क्या किया, उसका ऑब्जर्व किया, एनालिसिस किया। ओके, और उसके बाद उन्होंने एक अपने नाम से एक क्या किया भाई, एक नई डेफिनेशन दे दी। ओके, तो उन्होंने जो नई डेफिनेशन दी वो बहुत ही पॉपुलर हो गई, और इतनी पॉपुलर हुई कि सारे की सारे लोगों ने, जो लोगों ने जो एक एक फैक्ट्स पर पर्सनालिटी की जो भी मतलब कि डेफिनेशन दी थी, उन सभी का सार इसी डेफिनेशन में मिल जा रहा है। ओके, इसलिए वो पॉपुलर हो गया। और जब भी ऑलपर्ट का नाम आता है, जब भी पर्सनालिटी डेफिनेशन की बात आती है, तो सबसे पहले ऑलपर्ट को याद किया जाता है। ओके, तो बस यही बात है, शोध के अंदर भी हमें यही काम करना है भाई। जो भी पुरानी जो शोध की गई है, उसके अंदर से हमें कमियां देखो, क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो सभी में नहीं दिख रही है, अलग अलग दिख रही है, उन सभी को कलेक्ट करो और एक नया सा शोध करो। उसी को बोलते हैं रिसर्च। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा रिसर्च क्या है। चलिए आगे चलते हैं। कि वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। ओके, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया,
वो भी कर लेना ताकि आपको यहाँ पर सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, अब देखो जो भी डेफिनेशन दी हुई है रिसर्च की उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी ना पीएचडी के अंदर या तो फिर मान लो कि कोई ऐसा भी हो तो क्वेश्चन में डाल देते हैं डेफिनेशन को, कि ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं होती लेकिन फिर भी समझना जरूरी हर एक की डेफिनेशन को। थायर ने 2001 में रिसर्च की एक परिभाषा दी। उन्होंने बोला कि भाई शोध शब्द जो है, रिसर्च वर्ड जो है वो दो अक्षरों से मिलकर बना है, री प्लस सर्च। ये बात तो हमने आगे भी बता दी। पुनः प्लस खोज मतलब कि फिर से खोजना। ओके, उपसर्ग पुनः का मतलब कि पुनः का मीनिंग क्या होता है कि फिर से खोजना, फिर से। ओके, मतलब फिर से दोबारा से खोजो, जो चीज खोजी गई है उसके अंदर भी कुछ नया खोजो, कुछ नए फैक्ट्स को ढूंढो, उसी को बोलते हैं रिसर्च। ओके, फिर से खोजना या फिर से खोजना, यही बात होती है। साथ में भी एक संज्ञा बनाते हैं जो तथ्यों या सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए गए ज्ञान के कुछ क्षेत्रों में सावधानी पूर्वक, ओके, व्यवस्थित रूप से मतलब कि सिस्टमैटिक रूप से काम करना है, केयरफुल सिस्टमैटिक तरीके से। ओके, जो भी पेशेंट होता है, कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट होते हैं जहाँ पर पेशेंट पर भी स्टडी किया जाता है, जैसे कि केस स्टडी हो गया आपका, है ना। तो पेशेंट का मतलब के रोगी जो होते हैं उनका अध्ययन करना, उसके साथ साथ जांच का वर्णन भी करना। ओके, मतलब कि उसका जो भी आप लोगों ने जो इन्वेस्टिगेशन किया है, ओके, तो उन इन्वेस्टिगेशन मतलब कि इन्वेस्टिगेशन में आपको क्या उसका वर्णन करना होता है रिसर्च के अंदर। ओके, आपने क्या खोजा है, क्या नया खोजा है जो पुरानी चीजों के अंदर नहीं है, ये आपको वर्णन करना होता है, उसको क्या करना होता है, बताना होता है। ओके, आगे देखते हैं। दूसरी परिभाषा दी है मरियम वेबस्टर ऑनलाइन डिक्शनरी में दी गई है। ओके, तो मरियम वेबस्टर ऑनलाइन डिक्शनरी में डिक्शनरी में कौन सी परिभाषा दी गई है, तो शोध शब्द जो है मध्य फ्रेंच शोध, मतलब देखो फ्रेंच का रिसर्च मैंने आगे भी आपको बताया था, रिसर्च फ्रेंच शब्द है, ध्यान रखिए रिसर्च और रिसर्च दोनों ही अलग है। ओके, रिसर्च, ओके, रिसर्च, ओके, रिसर्च ये इंग्लिश वर्ड है। रिसर्च क्या है भाई, इंग्लिश वर्ड। ये छोटी छोटी चीजें ना आपको दिमाग में ऐसा होगा कि मैम ये क्या बहुत ज्यादा डीपली पढ़ा रही, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें आपके पीएचडी में भी काम आने वाली। अब पीएचडी वालों के लिए मैं अलग से तो रिसर्च पढ़ाने नहीं बैठूंगी, है ना, तो अभी क्यों नहीं पढ़े हम, दोनों हमारे फायदे के लिए, तो दो दो वीडियो क्यों देखना भाई, एक ही वीडियो में सारा कुछ मिल जाता है ना। रिसर्च जो है इंग्लिश वर्ड है, जबकि रिसर्च, ओके, रिसर्च, रिसर्च जो है वो आपका फ्रेंच शब्द है। ओके, फ्रेंच शब्द है। ओके, तो ये याद रखना है आपको, फ्रेंच शब्द है ये, और रिसर्च है वो इंग्लिश शब्द है। ओके, अब देखो इसका अर्थ क्या होता है, खोजना, फिर से खोजना, री प्लस सर्च, है ना। तो ये शब्द जो स्वयं पुराने फ्रांसीसी शब्द जो है उनके शोधकर्ता से लिया गया है। ओके, जो भी फ्रांस का जो शब्द था, ओके, उनके जो रिसर्चर थे उन लोगों ने जिस तरीके से रिसर्च शब्द दिया हुआ था, उसी रिसर्चियर, ओके, रिसर्चियर पर से रिसर्च आया, रिसर्च पर से रिसर्च आया। ओके, क्लियर। तो आपको पता होना चाहिए कि रिसर्च शब्द जो है वो कहाँ से आया हुआ है, तो फ्रेंच शब्द रिसर्चियर है, उनमें से रिसर्च बना और रिसर्च में से बना रिसर्च। ओके, अब आगे देखिए, तो जिसका अर्थ क्या होता है, खोज करना, फिर से। ओके, इस शब्द का सबसे पहले दर्ज किया गया उपयोग, मतलब कि यहाँ इस शब्द का जो रिसर्चियर था, रिसर्च था, ओके, उसका भी दो मीनिंग, री प्लस चर्चियर, या तो फिर उसको रिसर्च भी बोला जाता है। ओके, सॉरी, सर्च भी बोला जाता है चर्चियर की जगह पर। ओके, तो इसका जो सर्च मीनिंग है ना वो कब यूज किया गया था, तो 1500 मतलब यहाँ पर 1577 में। ओके, 1577 में ये यूज किया गया था। अनुसंधानिक सरचित पूछताछ है। ओके, क्या है भाई, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इंक्वायरी है। रिसर्च क्या है भाई, स्ट्रक्चर इंक्वायरी। ये भी आपको पता होना चाहिए, जो समस्याओं को हल करने और आम तौर पर लागू होने वाले जो नए ज्ञान को बनाने के लिए एक स्वीकार्य वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करती, साइंटिफिक मेथड का यूज करती है। ये परिभाषा आपकी दी थी डोसन और कैथरीन ने। ओके, तो डोसन और कैथरीन ने जो परिभाषा दी है वो परफेक्टली आप समझ पा रहे हैं, वो जो चीजें आगे आपने क्लास 1 में जो आपने समझा होगा वो ही चीजें आप यहाँ पर अच्छे से समझ सकते हैं, है ना।
तो यहाँ पर देखिए कि जो रिसर्च होता है वो एक स्ट्रक्चर इंक्वायरी होती है। जैसे हमने इन्वेस्टिगेशन में बताया था, इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करते हैं, हमने क्या बताया था कि चलो भाई किसी के घर पे चोरी हुई है तो पूछताछ करते हैं ना, ढूंढते हैं कि भाई कौन है ये चोर जो घर से चोरी करके चला गया है ना। वैसे तो सच बताओ तो मेरे घर में अगर चोर भी आए ना तो मुझे दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है पता है? क्योंकि मेरे घर में ना सारे के सारे बहुत सारी बुकें हैं, तो चोर भी आएगा ना तो वो भी भाग जाएगा, कुछ भी लिए बिना ही भाग जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो भी इंक्वायरी की जाती है स्ट्रक्चर वे में की जाती है, स्टेप बाय स्टेप सिस्टमैटिक रूप से इंक्वायरी की जाती है। ओके, और जो भी मतलब कि समस्या को हल करने के लिए जो आपका रिसर्च के अंदर टॉपिक होता है ना, तो कोई पूछता है, कोई गाइड आपको, मुझे पूछा था गाइड ने एक बार कि ये जो है वो आपने जो ये टाइटल लिखा है उसको क्या बोलते हैं। तो उस टाइम पहली बार मैंने प्रपोजल बनाकर दी थी, मुझे खुद को भी नहीं पता था रिसर्च क्या होता था। ओके, तो मैंने बोल दिया कि सर ये तो टाइटल है। तो मुझे बोला कि भाई आपको ये भी नहीं पता है कि ये टाइटल क्या कहलाता है, तो फिर आप रिसर्च क्या करोगे। ओके, तो ये बात होती है भाई, आपको पता होना चाहिए कि जो भी टॉपिक, जो टाइटल आप चूज करते हो वो एक प्रकार की समस्या है, आपके सामने एक प्रश्न खड़ा है। ओके, उसका समाधान आपको करना है, उसका हल आपको ढूंढना है। ओके, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो उसको हल को ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, नए ज्ञान को बनाते हैं, और वो भी किस तरीके से, साइंटिफिक मेथड के रूप में करते हैं। ओके, ये परिभाषा बहुत ही अच्छी है, डोसन और कैथरीन ने दी हुई है। ओके, हाँ बिल्कुल, चोरों को भी ज्ञान मिलेगा, बिल्कुल भाग जाएंगे, कभी आएंगे नहीं मेरे घर में, लेकिन कि मैम के घर में कुछ नहीं मिलने वाला भाई। ओके, चलो जी आगे देखते हैं। पीएम कुक ने दिया हुआ है परिभाषा, डेफिनेशन दिया है कि किसी एक समस्या या उसके अनुप्रयोग के संबंध में तथ्यों और उनके अर्थों की एक ईमानदार का मतलब क्या होता है भाई, प्रामाणिक। ओके, यहाँ पर ईमानदार का मतलब होता है प्रामाणिक रूप से। ओके, प्रामाणिक गहन और बौद्धिक जांच की जाती है। ओके, तो यहाँ पर हम जो भी इन्वेंशन करते हैं वो होनेस्टी होना चाहिए, मतलब प्रामाणिक रूप से होना चाहिए। ऐसा नहीं भी कि हमें जो डाटा मिला है उसके अंदर हम अपने विचारों को, अपने पूर्वाग्रहों को, अपने पक्षपात को रख ले और अपने रिसर्च को खराब कर ले, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है आपको रिसर्च के अंदर। ओके, पूरी होनेस्टी के साथ आपको रिसर्च करना है। ओके, इंटेंसिव होना चाहिए। ओके, मतलब कि गहन होना चाहिए, डीपली, जिस तरीके से मैं आप लोगों को डीपली पढ़ा रही हूँ ना, बस रिसर्च भी इसी तरीके से डीपली करना है। ऐसा नहीं ऊपर ऊपर से करके चले जाओ और देखिए ऊपर, जैसे होता है ना कभी कभी कोई दुकान में जाओ और आइसक्रीम का ये कौन लो ना, तो ऊपर ऊपर अच्छी अच्छी आइसक्रीम आपको दिखेगी, बहुत अच्छी सी, आपको हाँ को पूरा क्वान आइसक्रीम से भरा है, लेकिन जैसे ये ऊपर वाली आइसक्रीम खत्म होती है ना तो पता चलता है कि इस क्वान के अंदर ना कुछ आइसक्रीम, मतलब क्वान का कुछ भाग तो ऐसे ही खाली पड़ा होता है, बस ऊपर वाला ही आपको अच्छा लगता है, दिखने में अच्छा लगता है, तो हमें लगता है हाँ पूरा क्वान जो है ना वो पूरा का पूरा अच्छे से भरा हुआ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, रिसर्च में हमें ऐसे नहीं करना है। रिसर्च में हमें डीपली मतलब नॉलेज लेना है, डीपली स्टडी करना है। ओके, तो इंटेंसिव होना चाहिए, गहन होना चाहिए आपका जो रिसर्च है। बौद्धिक जांच, इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टिगेशन करना है। ओके, ऐसा नहीं भाई कि चलो किसी ने बोल दिया कि हाँ भाई ऐसा है तो उसको मान लेना, ऐसा नहीं। ओके, कभी कभी होता है ना, हमारे देश में तो होता है जादू मंत्र ताना, है ना ये सब कुछ होता है, तो कोई बोलता है कि भाई हमारे घर पे ना यहाँ पर भगवान की मूर्ति निकल के आई है नारियल में से। अरे भाई, नारियल में से भगवान की मूर्ति कैसे निकलती है, आप खुद ही सोचो ना भाई। और हम लोग ऐसे कि उनकी बातों में भी हम श्रद्धा रख लेते, क्योंकि हमारा देश है ना वो श्रद्धा का देश है, आस्था हमारे देश में लोगों में बहुत है, होनी चाहिए आस्था, लेकिन अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए कि भाई चलो अंधे की तरह ही हम उस पर बिलीव करते, उसने बोला कि नारियल में से मूर्ति निकल रही है तो हाँ वो सही बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, है ना। हमें थोड़ा साइंटिफिक तरीके से भी देखना चाहिए कि क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हमें जांच पड़ताल करनी चाहिए, है ना। चलो उसने बताया कि मेरे घर में नारियल में से मूर्ति निकली, तो बताओ तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, कैसे निकली बताओ, है ना। उसके पास कोई प्रूफ नहीं होगा, बिकॉज क्या है कि वो तो गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है ना। तो ऐसी चीजों को हमें क्या करना है, बौद्धिक रूप से जांच करना है, इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टिगेशन करना है। ओके, ऐसे नहीं किसी ने बता दिया और हमने मान लिया। ओके, क्लियर। ये पीएम कुक की परिभाषा थी। अब JW बेस्टिम ने क्या दिया कि अनुसंधान एक गहन
वो भी यही बता रहा है, इंटेंसिव होती है, रिसर्च होता है इंटेंसिव होना चाहिए। अंतर्गत प्रक्रिया है जो एक व्यवस्थित सिस्टमैटिक रूप से होती है। ओके, हमने बताया स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना, आपने रिसर्च के स्टेप पढ़े होंगे, आपको पता होगे कि भाई पहले क्या करना, पहले प्रॉब्लम को ढूंढना होता है, फिर उसके उसके ऑब्जेक्टिव देखने होते हैं कि भाई हमारा रिसर्च का क्या ऑब्जेक्ट है, ओके, क्या है उद्देश्य है, कि किसकी वजह से हम ये रिसर्च करना चाहते हैं ना, तो उद्देश्य होने चाहिए। उसके बाद हम वेरिएबल को फाइंड करते हैं कि कौन कौन से वेरिएबल हमारी क्वेश्चन के अंदर, मतलब कि हमारी समस्या के अंदर है। समस्या एक स्वरूप का प्रश्न होता है। ओके, ये भी याद रखना, बहुत सारी बार क्वेश्चन भी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में भी आता है और आपकी यूजीसी नेट में भी आता है। ओके, तो ये भी आपको दे, फिर हाइपोथेसिस बनाएंगे, रिसर्च डिजाइन बनाएंगे, डाटा को कलेक्ट करेंगे, डाटा का एनालिसिस करेंगे, हाइपोथेसिस जो बनाई थी उसका टेस्टिंग करेंगे, उसके बेस पर हम क्या करेंगे, कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। कंक्लूजन निकालने के बाद हम क्या करेंगे, उसको जनरलाइज करेंगे और एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, क्योंकि प्रूफ होना चाहिए ना भाई हमारे पास लिखा हुआ कि हमने क्या क्या कब कब क्या बातें की, क्या इन्वेस्टिगेशन किया है ना, किस तरीके से की, ये सारी चीजें हमारे पास एक प्रूफ के तौर पर होनी चाहिए, है ना, इसलिए हम रिपोर्टिंग करते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी स्टेप बाय स्टेप होती है। ओके, तो उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक रूप से होना चाहिए। ओके, दोबारा से भाई सिस्टमैटिक आ गया, चलो जी कोई बात नहीं। वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक वे से, मैंने आपको बताया ना, ऐसा नहीं किसी ने बता दिया और आपने मान लिया, है ना, लेकिन साइंटिफिक वे से हमें जो भी टेस्ट अप्लाई करना होता है डाटा कलेक्ट करते वक्त, के जो भी टूल्स का यूज करना पड़ता है, उन टूल्स को यूज करके हम सारा कुछ प्रूफ के साथ हम यहाँ पर रिसर्च करते हैं। ऐसे नहीं कि बिना प्रूफ के हम लिख दिया, किसी ने बोल दिया कि हाँ भाई ऐसा होता है और लिख लो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, साइंटिफिक वे से हमें क्या करना होता है, रिसर्च करना होता है। ये JW पेस्ट की परिभाषा है। ओके, उसके बाद देखो अनुसंधानिक योजनाबद्ध होना चाहिए, ये भी ये बोल रहा है, जॉर्ज जी मौली है, वो भी यही बोल रहा है कि योजनाबद्ध होता है भाई, है ना, तो सिस्टमेटिक वे से होता है। उसके बाद देखो यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए। ओके, और प्राप्त जानकारी का विश्लेषण करना चाहिए। ओके, उसका एनालाइज करना चाहिए उसको। ओके, उसका इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। इंटरप्रिटेशन मतलब कि डाटा जो होते हैं उसको इंटरप्रिटेट भी करना चाहिए। मान लो कि आपके पास जो भी डाटा आते हैं वो तो सारे मिक्स होंगे, तो उसको एनालाइज करोगे, अलग अलग कैटेगरीज में आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, लेकिन इतने सारे जो आंकड़े मिलेंगे आपको तो उसको आप क्या करोगे, एक ग्राफ के अंदर प्रेजेंट करोगे, जिससे एक ही ग्राफ से आपको पता चल जाएगा कि ये चीज क्या कहना चाहते, पूरे के पूरे रिसर्च के आंकड़े क्या कहना चाहते हैं ना, तो वो हो जाता है आपका इंटरप्रेटिंग। तो फिर इंटरप्रेटिंग करते हैं। ओके, उसके बाद व्याख्या करते हैं, उसको एक्सप्लेन भी करते हैं। ओके, किसी समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया है। ओके, ये बताया जॉर्ज जी मौली ने। अब आगे देखते हैं कि किसी मूल रूप से अगर हम बात करें तो किसी समस्या का वैज्ञानिक समाधान मतलब साइंटिफिक सॉल्यूशन है प्रस्तुत करने के लिए हम क्या करते हैं, अनुसंधानिक व्यवस्थित ढांचा होता है। ओके, सिस्टमैटिक रूप से एक फ्रेमवर्क होता है आपका रिसर्च। ओके, वो भी क्या, साइंटिफिक सॉल्यूशन से, ऐसे ही नहीं किसी ने बता दिया और हमने कर दिया। ओके, साइंटिफिक तरीके से प्रूफ के साथ, साइंस यही बोलता है ना भाई, अगर आप कुछ भी बोलो तो साइंस प्रूफ करके देगा कि हाँ ये चीज है, इसलिए ये चीज, कॉज इफेक्ट भी वहां पर देखते हैं ना कि भाई हाँ इसी वजह से ही ये काम हो रहा है, तो आपके पास पूरा का पूरा प्रूफ होता है, उसके बेस पर आप रिसर्च करते हो। ओके, क्लियर, समझ आ रहा है चीजों को, ये बताओ तो पहले, समझ आ रहा है, यस या नो, समझ आ रहा है, मैं समझा रही हूँ, समझ आ रहा है सबको, बताओ भाई। और 29 वॉचिंग, 23 लाइक यू भाई, हाँ 6 लोग क्या कर रहे हो भाई, सो रहे हो क्या, सबको समझ आ रहा है कि नहीं, पहले ये बता दो भाई, यस या नो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, तब तक पानी पी लेते हैं हम लोग, चलो। ओके, आ रहा है, हाँ जून जुलाई में संभवित है एग्जाम। ओके, जून जुलाई में संभवित है। चलो जी, जो लोग यहाँ पर क्लास देख रहे हैं ना वो लोग नोट भी बनाते रहना। वैसे तो मैं आपको पीपीटी तो देने ही वाली हूँ, लेकिन ये सारा जो लिख रही हूँ ना साइड में वो आपको नहीं मिलेगा, तो सो आप लोग नोट भी बनाते जाइए, अपने हिसाब से चीजों को कोडिंग कर करके लिखते रहिए। ओके, शॉर्ट में लिखते रहिए, बहुत ज्यादा ना लिखो। तो हाँ दिया ना सक्सेस इंशाल्लाह मैंने आपको,
कि जून या जुलाई में संभवित है। ओके, ये तो बताया मैंने आपको। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ये हो गई आपकी डेफिनेशन। आई होप डेफिनेशन का आपको क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं अनुसंधान में कुछ अन्य गुण भी होने चाहिए भाई। रिसर्च के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए उसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। ओके यस चलो चलो भाई 29 वॉचिंग 22 लाइक। क्यों भाई? चलो बाकी लोग कर लो भाई लाइक। हाँ डिसलाइक करने आए क्या भाई? हाँ क्लास के अंदर भाई इतनी मेहनत कर रही है। चलो अब देखो यह एक पूर्व व्यवस्थित पहले से ही क्या है भाई स्ट्रक्चर वे में संरचित। ओके मतलब कि प्री अरेंज पहले से अरेंज किया हुआ स्ट्रक्चर वे में इंक्वायरी है। ओके ये तो हमने आपको बता दिया। आगे डाटा की जो शुद्धता होती है ना, मतलब कि डाटा के अंदर जो आपकी प्योरालिटी होती है, मतलब प्योर होने चाहिए डाटा। ऐसा नहीं भाई कि पुराने वाले डाटा को ले लो 2015 वाले की डाटे ले लो और 2021 में वही डाटा ऐड करके रिसर्च करके खत्म करो। ऐसा नहीं, 2015 की स्थिति कुछ और थी और 2021 की स्थिति कुछ और है ना। 2022 आया, 2022 की स्थिति और भी कुछ होगी, है ना। तो ऐसा नहीं, प्योरली डाटा आपके पास होना चाहिए। ओके शुद्धता वाला डाटा शुद्ध होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, प्रक्रियाओं की वैधता सुनिश्चित करनी चाहिए। ओके उसकी जो भी मतलब वैलिडिटी है, वैलिडिटी को भी आपको क्या करना है, देखना है। ओके उसके साथ साथ अनुसंधान गतिविधि शुरू करने के लिए एक औपचारिक कदम हमें क्या है भाई, औपचारिक रूप से काम करना है। ओके यहाँ पर मतलब कि क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल तरीके से नहीं करना है, फॉर्मल तरीके से हमें ये स्टेप बाय स्टेप काम करना है। ओके और यहाँ पर अनुक्रम विकसित किया जाता है, वो स्टेप बाय स्टेप हम क्या करते हैं, रिसर्च को करते हैं। वैज्ञानिक विधियों में व्यवस्थित अवलोकन, देखो यही से क्वेश्चन बहुत बार पीएचडी में भी आता है। मैं इसलिए पीएचडी का नाम बार बार दे रही हूँ बिकॉज मुझे एक्सपीरियंस हो कि मैंने बहुत सारे पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम ऐसे ही मैं देने जाती हूँ कि ताकि मैं बच्चों को बता पाऊँ। ओके वैसे तो मेरी पीएचडी चल ही रही है, बहुत सारे बच्चों को भी पता है। ओके तो यहाँ पर मैं इसलिए बता रही हूँ कि ताकि आपका ध्यान उस टॉपिक उस पॉइंट पर चला जाए और आपके दिमाग में उसी टाइम वो पॉइंट बैठ जाए। ओके ताकि एग्जाम के अंदर कहीं पर भी आपको ये क्वेश्चन आ जाए तो आरती मैम आपको दिख जाए। ओके तो देखो वैज्ञानिक विधियों से मतलब कि साइंटिफिक मेथड्स के बेस पर यहाँ पर व्यवस्थित रूप से ओके सिस्टमैटिक रूप से ऑब्जर्वेशन किया जाता है। यहाँ पर ओके ऑब्जर्वेशन हम करते हैं, ऐसे ही नहीं कभी बिना देखे ही चीजों को समझ लिया। ओके पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर क्लासिफिकेशन भी करते हैं उसका। ओके और इंटरप्रिटेशन भी करते हैं डाटा का। ओके ये है आपकी पूरी रिसर्च की जर्नी होती है। शुरुआत होती है प्रॉब्लम से, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, उसके जो सारी चीजें हाइपोथेसिस बनाते हैं ना, डिजाइन तैयार करते हैं, कलेक्ट करते डाटा को, एनालिसिस। बीच में हम क्या करते भाई, जब भी हाइपोथेसिस बना लेते तो ऑब्जर्वेशन भी करेंगे हम, है ना। जो भी टूल्स यूज करेंगे तो टूल्स के अंदर ऑब्जर्वेशन आता है, ऑब्जर्वेशन जरूर करेंगे कि हाँ भाई ये सही है कि नहीं, है ना। ऑब्जर्वेशन करेंगे अपने अनुभवों के बेस पर, है ना, मतलब कि इंपिरिकल के बेस पर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे। ओके उन पकड़े आपको जैसे जिस वे में मिल रहा है ना उसी वे में उसको एक्सेप्ट करना। ओके दृढ़ रहना है, यहाँ पर सत्यापन यहाँ पर होना चाहिए। ओके हम उसको वेरीफाई कर सके ऐसा होना चाहिए। ओके फिर वैज्ञानिक विधियों की सामान्य वैधता प्राप्त परिणाम को स्थापित करती है। ओके तो साइंटिफिक तरीके से मेथड, जो भी साइंटिफिक मेथड है उसके बेस पर हम जनरलाइज करते हैं परिणामों को। जो भी रिजल्ट मिलता है ना उसको हम क्या करते हैं भाई, जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। ओके स्टक हो रहा है भाई। मैम यू आर वंडरफुल पर्सन, थैंक यू सो मच गोहेल। मुझे टाइम में आप ही दिखाई देते हैं मैम क्या बात है, जी सेट वालों को तो मैं ही दिखाई दी थी भाई पेपर 1 में, बहुत सारे बच्चे बता रहे थे। अब आएगी नीता, अब आएगी 2022 की, अब आएगी। ओके 2022 की भी बाकी है और आपकी दिसंबर वाली भी बाकी है। ओके दिसंबर 2021 की और 2022 की दोनों की आई थिंक लगभग मर्ज की जाएगी। जिस तरीके से अभी एग्जाम मर्ज करके ली है ना, बस इसी तरीके से शायद हो सकती है मर्ज करके ले, या तो दिसंबर वाली अभी होगी, दिसंबर 21 वाली बाकी है अभी। ओके दिसंबर 2021 वाली बाकी है आपकी, और उसके बाद आपकी मतलब कि जो भी जून में होती है 22 की वो होगी। ओके
या तो फिर दोनों मर्ज की जाएगी। क्लियर, यहाँ तक सबको समझ आ रहा है ना भाई। चलो जी आगे देखते हैं। ये समस्याओं को हल करने के लिए स्वीकार्य वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करता है। ये तो आपको दिमाग में बिठा ही लेना कि साइंटिफिक मेथड से ये काम कर। साइंटिफिक मेथड की बात आती ना तो आपको पता चलना ही चाहिए कभी किस तरीके से हम रिसर्च कर सकते हैं। साइंटिफिक जो साइंटिस्ट होते हैं वो किस तरीके से मतलब किसी चीजों को ढूंढते हैं वो तो आप पहले से ही पढ़ते आए हैं ना, बस उसको यहाँ पर रिसर्च में देख लो भाई, छवि बना लो अपने दिमाग में, कभी भी रिसर्च के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ओके चलो, इस्तेमाल की जाने वाली विधि समान परिस्थिति में दोहराव वाले परिणाम देने में सक्षम होना चाहिए। मतलब कि समान परिस्थिति जब भी मान लो कि मैंने आज कोई एक्सपेरिमेंट किया, जिस परिस्थिति में किया उसी परिस्थिति में मान लो कि मैं दोबारा से एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ वही का वही, तो मुझे यहाँ पर जो रिजल्ट मिला था वो के वही यहाँ पर मिलने चाहिए। ओके, उसी तरीके से हमारा रिसर्च होना चाहिए। ऐसे नहीं भी कि समान परिस्थितियों में अलग अलग रिजल्ट मिला तो आप लोगों ने रिसर्च में कुछ दिक्कतें गलती कर दी, उसका मतलब ये है। ओके, लेकिन देखो समान परिस्थिति होती है तो समान पॉपुलेशन, समान सैंपल, ओके जो भी चीजें आप यूज कर रहे हैं सारी की सारी समान रूप से है, तो आपको रिजल्ट दोनों डिफरेंस टाइम पर भी सेम मिलने चाहिए। ओके, जी सेट में आपके वीडियो बहुत काम आए मैम, थैंक्स गुरुजी। अरे वाह, वेलकम भाई। चलो ओके क्लियर। ओके, अभी आगे चलते हैं। चलो जी अब आगे चलते हैं। इसे नए ज्ञान का सृजन करना चाहिए। हमने बताया न्यू नॉलेज को क्या करना है भाई, हमें उसको क्रिएट करना है। ओके, रिसर्च में क्या करेंगे, न्यू नॉलेज को क्रिएट करना है और क्रिएट करके हम क्या करते हैं उसको जनरली एप्लीकेबल उसे यूज करते हैं। ओके, एप्लीकेबल करते हैं। ओके, जनरली हम उसको यूज करते हैं। ओके, तो न्यू नॉलेज को क्रिएट करना मतलब रिसर्च। ओके, दिमाग में ये चीज बिठा लो भाई। ओके, फिर परिणाम ऐसे होने चाहिए कि वे किसी विशेष मुद्दे या स्थिति के लिए विशिष्ट न हो, लेकिन तुलनीय मुद्दों पर आवेदन के लिए सामान्यकृत होने की आवश्यकता है। मतलब कि यहाँ पर क्या बताया जाए, जनरलाइज करना होता है, जनरलाइज किया जाता है। मान लो कि मैंने एक पॉपुलेशन ले लिए, ये मेरे रिसर्च की पॉपुलेशन है, मैंने कोई एरिया तय कर दिया, मान लो कि मैं बनासकांठा से हूँ तो ये बिक्के के नाम से जाना जाता है। ओके, तो ये बिक्के की मैंने पूरी पॉपुलेशन ली है। अब मान लो कि इतने बिक्के के अंदर मान लो कि 1 लाख लोग हैं। अब देखो ये बताओ 1 लाख लोगों पर मैं कैसे रिसर्च कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी ना। तो मैं क्या करूंगी भाई, इनमें से सैंपल लूंगी। जिस तरीके से आपको पता होगा, आप दुकान के अंदर गेहूं लेने जाते हैं, है ना, कितनी महिलाएं जिनको पता है कि गेहूं लेने जाते हो आप लोग, तो एक पूरा कट्टा पड़ा होता है यहाँ पर। ये जो गेहूं की पूरी क्या बोलते हैं, कट्टा बोलता है, क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे नहीं आता है, लेकिन कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने की। ये गेहूं का पूरा थैला पड़ा है। और क्या आप सारे गेहूं को एक एक करके चेक करके गेहूं लेते हैं? बिल्कुल भी नहीं लेते। तो आप क्या करोगे, इनमें से थोड़े से अपने हाथों के अंदर क्या करोगे, अपने हाथों के अंदर थोड़े से, मतलब कि यहाँ पर थोड़े से क्या करोगे, गेहूं लेंगे आप, है ना। थोड़े से गेहूं आप अपने हाथ में ले रहे हो और उसे चेक कर रहे हो कि भाई गेहूं कैसे है, उसका दाना कैसा है ना। ये सारी चीजें आप क्या करते हो, चेक करते हो। अब ये इतने ही गेहूं को आपने किसी पूरे थैले में से लिया और आपने ये तय कर दिया कि हाँ पूरे थैले के गेहूं क्या हैं, अच्छे हैं, है ना। हाँ बिल्कुल, सैंपल देखते हैं। बिल्कुल, महिलाओं को बहुत अच्छे से पता होगा क्योंकि महिलाएं गेहूं लेने जाती है मोस्टली, है ना, बाजार में। जो भी सिटीज में रहती है तो वहां पर मेनली यही होना चाहिए, है ना। यस, मैम आपके वीडियोस देख के ही 30 से 35 क्वेश्चन आ गए थे, मैंने बुक्स पढ़ी ही नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर गेहूं हमने ये सैंपल के रूप में लिया है। ये क्या बता रहा है कि ये पूरी पॉपुलेशन का प्रतिनिधित्व कर रहा है। क्या कर रहा है, पूरी पॉपुलेशन का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो हमने इतने ही गेहूं से ये तय कर दिया कि हाँ भाई पूरे थैले के गेहूं है वो क्या है, सही है, अच्छे हैं। ओके, तो ये जनरलाइज किया, हमने जनरलाइज क्या किया भाई, सैंपल को चेक किया और उसके बेस पर हमने जनरलाइज क्या किया भाई कि हाँ पूरे थैले के गेहूं इस सैंपल के जैसे ही हैं। तो मतलब हम यहाँ पर जनरलाइज जब भी करते हैं तब हम क्या करते हैं, विशिष्ट चीजों को नहीं देखते हैं, लेकिन हम जनरल चीजों को देखते हैं कि क्या इसके अंदर जनरल चीज क्या हो सकती है जिसको हम जनरलाइज कर सकते हैं पूरे थैले के अंदर। बस यही काम यहाँ पर है। मैंने बिक्के की 1 लाख लोगों पर मैं कब रिसर्च करने जाऊंगी, है ना,
ना। तो मैं यहाँ पर मान लो कि मैंने 500 लोगों को ले लिया और इन्हीं 500 लोगों का जो डाटा मुझे मिला उसको एनालाइज किया, उसका हाइपोथेसिस जो बनाया था उसको टेस्टिंग किया, कंक्लूजन निकाला और उसके बेस पर मैंने ये तय किया कि भाई ये 500 लोगों का जो रिजल्ट मिला है ये रिजल्ट क्या कर रहा है, मेरी पूरी पॉपुलेशन का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ओके, मतलब ये जो 500 लोग हैं जो जिस तरीके से उन्होंने जो डाटा मुझे दिया है वो डाटा इस पूरी पॉपुलेशन में से भी मतलब पूरी पॉपुलेशन का प्रतिनिधित्व करता है। ओके, क्लियर। तो बस इसे जनरलाइज कहा जाता है। ओके, इसके बाद देखो ये मानव जाति, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक मुद्दों की बेहतर समझ विकसित करने की रचनात्मक प्रक्रिया है। ओके, यहाँ पर क्रिएटिव प्रोसेस होती है जो क्या करती है भाई, हाँ हम मानव जाति को समझते हैं, सामाजिक तौर तरीकों को समझते हो, सांस्कृतिक जो भी चीजें हैं उनको समझते हैं, है ना, आर्थिक मुद्दों को बेहतर बनाने की कोशिश करते, उसको समझकर बेहतर बनाने की कोशिश करते। तो ये सारा कुछ आपका रिसर्च में आता है। यह उन लोगों के लिए उपयोगी होना चाहिए जो जनता के लाभ में नई नीतियां या शोध के निष्कर्षों के अनुप्रयोग के विकास में निष्कर्षों को लागू करना चाहिए। हमें हमारा रिसर्च, आपको पता है आप जब भी पीएचडी में जाओगे ना तब जो भी रिसर्च प्रपोजल बनाओगे ना तो वहां पर आपका इंटरव्यू होगा तो तब आपको पूछा जाएगा कि भाई आपकी रिसर्च की उपयोगिता क्या है भाई। ओके, आपका रिसर्च जो आपने जो टॉपिक सिलेक्ट किया है कि आपका रिसर्च कैसे लोगों तक उपयोगी हो सकता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। रिसर्च जो होता है वो क्यों होता है कि भाई उसकी चीजों को समझकर हम लोगों को उपयोगी बन सके, है ना। तो ये होता है रिसर्च। ओके, तो हमें उनको उपयोगी कैसे होना है इस तरीके से समस्या को पसंद करना है, जो समस्या है लोगों की उन समस्या को हल करना है और हमें उपयोगी बनना है। ओके, चलो बिल्कुल। अभी आगे देखते हैं, हाउ टू इंश्योर अ गुड क्वालिटी रिसर्च। भाई गुड मतलब कि अच्छी क्वालिटी वाला रिसर्च किसे कहेंगे, किसको बोलेंगे कि भाई हाँ ये प्योर और मतलब कि अच्छी क्वालिटी वाला रिसर्च है। तो यहाँ पर देखो उसके जो भी उद्देश्य होते हैं, पर्पस होते हैं, वो स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। ओके, आपका जो भी रिसर्च है, मैंने आपको बताया क्वेश्चन भी डायरेक्टली इंटरव्यू में पूछा जाता है। ओके, तो मैं बीच बीच में ये रिसर्च वाला जो यूनिट है ना आपको यही समझना है कि पीएचडी में भी आपको काम आने वाला है और यूजीसी नेट में भी काम आने वाला है। ओके, और आप जब भी गाइड बनोगे तब भी आपको ये काम आने वाला है। ओके, तो इसको बहुत पूरी तरह से, जैसे दूध के अंदर हम ना चीनी को मिलाकर पीते हैं ना, तो चीनी पूरी मिला देते हैं, बस इसी तरीके से आपको इसको ना मिलाकर अपने दिमाग में मिलाकर इसको पी जाना है। ओके, ताकि कभी भी दिक्कत ना आए रिसर्च के अंदर। उद्देश्य जो होता है वो स्पष्ट रूप से परिभाषित होनी चाहिए, उसके सामान्य अवधारणाओं का उपयोग किया जाना चाहिए। ओके, कॉमन कॉन्सेप्ट जो होता है उसको क्या करना चाहिए, उसका मतलब यूज किया जाना चाहिए और जिसे सभी द्वारा मतलब कि आप जो भी कॉमन कॉन्सेप्ट ले रहे हैं वो सबके समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको अकेले को ही समझ आए, आपकी प्रपोजल, आपका रिसर्च, वो सारी चीजें आपको अकेले को समझ आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों को हमें उपयोगी होना है तो लोगों को भी तो समझ में आना चाहिए ना। हाँ, तो इस तरीके से ये आपका रिसर्च होना चाहिए। रिसर्च की जो प्रोसेस होती है उसको विस्तार से समझाया जाना चाहिए, डिटेल्स में हमने बात की ना, गहनता से उसको देखना है तो उसकी एक्सप्लेनेशन जो है उसको हमें डिटेल्स में देनी होती है। ओके, इसीलिए तो आप लोग थीसिस बनाते हैं और रिपोर्ट के रूप में, है ना। रिसर्च रिपोर्ट जो होता है वो क्या होती है, थीसिस होती है। जो आप प्रपोजल बनाते हैं वो तो आपकी 14 से 15 पेज की होती है, लेकिन जब आप रिसर्च कंप्लीट कर लेते हो तो आपकी थीसिस तो 200 या 300 पेज की बनती है। तो ये 200-300 पेज लिखने की क्या जरूरत है भाई। हाँ, इसीलिए क्योंकि उसको विस्तार से हम बता रहे हैं कि भाई हाँ हमने इस तरीके से सिस्टमेटिक रूप से ये सारा काम किया है, ये तथ्य हमें देखने को मिले हैं, ये आंकड़े हमें मिले। ओके, अनुसंधान डिजाइन सावधानी से योजना बनाई जानी चाहिए। रिसर्च डिजाइन जो होती है उसको हमें सावधानी से बनाने, उसका जो प्लान बनाते हैं वो भी सावधानी से बनानी चाहिए। ओके, शोधकर्ता को सभी संभावित त्रुटियां और निष्कर्षों पर उनके संभावित प्रभाव को घोषित करना चाहिए। जब भी हम कुछ भी रिसर्च करते हैं तो रिसर्चर जो होते हैं, हम मान लो कि हम रिसर्चर हैं तो रिसर्चर को क्या करना है कि जितनी भी पॉसिबल जो भी एरर्स आपको रिसर्च के अंदर आई है उसको फिर उसकी क्या
क्या इम्पैक्ट हुई है, ओके, उनके क्या प्रभाव हुआ है, उनको भी बताना चाहिए, उनको भी डिक्लेयर करना चाहिए, ओके। यस, इंग्लिश हिंदी, यस फॉरम। अब तो आपको समझ आ रहा होगा, है ना मैम। सारे सीजन में बहुत लैंग्वेज में पीडीएफ, हाँ सारे सीजन में बहुत लैंग्वेज में ही होगा, ओके। भले ही मुझे पीडीएफ बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ट्रांसलेट कर करके लिखना पड़ता है, ओके, लेकिन मैं आप लोगों के लिए दोनों लैंग्वेज में इस बार तैयारी कराऊंगी ताकि एग्जाम में आपको दिक्कतें ना हो, ओके। मैम आपके वीडियो कहने के बाद हमें बहुत फर्क पड़ा है और आप अपना टाइम निकालते हो, सो वेरी नाइस मैम, गुड जॉब, थैंक यू सो मच भाई। बस आप लोग आगे बढ़ो, यही हमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ओके। यस, मजे ही मजे, अच्छा फॉरम को मजे ही मजे, देखो फॉरम को यही प्रॉब्लम था कि उसको ना इंग्लिश आती है, ओके तो ये उनका तो मजे ही मजे हो गए भाई, हाँ जी। और जो हमारे हिंदी वाले बच्चे हैं उनको भी मजे मजे है ना, दोनों लैंग्वेज वालों को। चलो उसके बाद देखते हैं महत्व का विश्लेषण। महत्व प्रकट करने के लिए पर्याप्त रूप से पर्याप्त होना चाहिए, ओके। जो भी इम्पोर्टेंट, जो भी आपका जो डाटा एनालिसिस आप करते हैं, ओके, उसको भी आपको क्या करना है भाई, सिग्निफिकेंस रूप से आपको यहाँ पर आपके पास डाटा होना चाहिए, ओके। उसके सिग्निफिकेंट तरीके से उसका एनालिसिस किया होना चाहिए। विश्लेषण के तरीके उचित होनी चाहिए, जो भी एनालिसिस करते हैं उसकी मेथड जो होती है वो भी कैसी होनी चाहिए भाई, उचित होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, ओके। ऐसा नहीं भाई जहां पर आपके टू वे अनोवा लगता है ना, टू वे अनोवा लगता है और वहां पर आप वन वे अनोवा लगा देते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके। जो भी डाटा का एनालिसिस करते हो तो वो उसका तरीका जो होता है वो कैसा होना चाहिए, उचित होना चाहिए। डेटा की जो भी वैलिडिटी है, ओके, उसकी रिलायबिलिटी है, वैधता का मतलब होता है वैलिडिटी, विश्वसनीयता का मतलब होता है रिलायबिलिटी। तो वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ये सारी उनकी जो जांच की जानी चाहिए वो सही सावधानी पूर्वक केयरफुली हमें क्या करना चाहिए, उसको चेक करना चाहिए, ओके। उसकी वैलिडिटी, उसकी रिलायबिलिटी कितनी है आपके डाटा की, ये सारी चीजें आपको बतानी होती है रिसर्च के अंदर, ओके। चलो आगे देखते हैं कि शोधकर्ता को अनुसंधान विधियों पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। जो भी रिसर्च मेथड होती है ना उसमें अच्छी पकड़ होनी चाहिए। यहाँ पर फॉरम मुझे अभी याद आ रही है, इस वर्ड में मुझे फॉरम याद आ रही है ना, फॉरम याद आया कुछ, आपने कुछ क्वेश्चन मुझे भेजा था एक बार, है ना, कि सबसे ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट है, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी का उसके पास नॉलेज होना चाहिए रिसर्चर के पास, ओके। हाँ मेघा सिंह, ये 2022 का न्यू बैच का क्लास स्टार्ट हो चुका है, ओके। यस, चलो तो यहाँ पर रिसर्चर होता है, उसको रिसर्च मेथोडोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, उस पर उसकी पकड़ होनी चाहिए, बिकॉज रिसर्च मेथोडोलॉजी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, ओके। तो इसीलिए रिसर्चर को इसकी पकड़ होनी चाहिए, ओके। वह बुद्धिमान और अनुभवी भी होना चाहिए, ओके, इंटेलिजेंट भी होना चाहिए, ओके। मतलब के उसके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, है ना। इसीलिए तो आप लोगों को पहले रिसर्च प्रपोजल बनाई जाती है, आपकी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम ली जाती है, नेट की एग्जाम क्यों ली जाती है भाई, इसीलिए तो ली जाती है, आपका रिसर्च कितना पावरफुल है, ये सारी चीजें वो देखते हैं कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, किसी चीज को खोजने के लिए कितना एक्सपीरियंस है, ओके। मान लो कि कोई नया नया डॉक्टर है तो आप पहले यही देखते हो ना कि भाई डॉक्टर, मान लो कि एक डॉक्टर है, चलो एग्जाम्पल दे देती हूँ, एक डॉक्टर है 2 साल से डॉक्टर है, एक डॉक्टर है 40 साल से डॉक्टर है। अब आप बताओ कि आप किसके पास जाओगे, 2 साल वाले डॉक्टर के पास या 40 साल वाले, इसका आंसर करो, आप किसके पास जाओगे भाई। ये 2 साल, ये जो डॉक्टर है उसको अभी मतलब हॉस्पिटल खुले 2 साल ही हुए हैं, और ये जो डॉक्टर है उसको अस्पताल खुले हुए हैं 40 साल हुए हैं। चलो इनमें से कौन से डॉक्टर के पास आप सबसे पहले जाओगे, ये बताओ। मेगा सिंह टाइम फिक्स नहीं रहेगा, क्योंकि देखो मेरी जॉब है तो मुझे जितना टाइम, जहां से टाइम मिलेगा वहीं से मैं क्लास लूंगी। आपको आधे घंटे पहले ग्रुप में इन्फॉर्म किया जाएगा कि भाई आपकी क्लास है, ओके। 40 साल वाले बिल्कुल, ये सबको क्यों, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस है ना भाई,
हाँ, इसके पास एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस के बेस पर वो बहुत कुछ सीखा होगा 40 साल के अंदर, है ना। उसकी वो बुद्धिमान भी हुआ होगा शुरुआत में। मान लो कि मेरी पहली शुरुआत की जो पहली वाली बैच थी, मतलब पिछले साल से मैंने यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कराना स्टार्ट किया था, तो मैं अपनी पहली वीडियो को देखती हूँ ना, तो मैं हंस हंस कर मतलब मेरा पेट दुख जाता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम मुझे बोलना भी नहीं आता था इतना, है ना। लेकिन क्या हुआ, 1 साल मैंने कंटिन्यू सब बच्चों को पढ़ाया, सब बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए, कहाँ कहाँ मैं गलतियाँ कर रही हूँ। देखो, मेरा तो पूरा एजुकेशन गुजराती में है, तो मुझे हिंदी बोलना भी नहीं आता था। अब इतनी अच्छी हिंदी बोल पा रही हूँ, उसकी वजह है मेरे 1 साल का एक्सपीरियंस, है ना। आप लोगों तक कितना इफेक्टिव है, मतलब कि टीचिंग करा सकती हूँ, उसका मेन जो रीजन है वो है भाई 1 साल का मेरा एक्सपीरियंस। तो मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए कि जो भी रिसर्चर है वो कैसा, उसके पास रिसर्च मेथोडोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए, साथ ही साथ वो इंटेलिजेंट भी होना चाहिए और उसके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। सीखते हैं ना, एक्सपीरियंस के बेस पर सीखते हैं। बोलते हैं ना कि मतलब क्या बोलते हैं भाई, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, है ना। सबसे अच्छा टीचर वही होता है जिसको बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हुए होते हैं, है ना। उसी एक्सपीरियंस के बेस पर वो सीखे होते हैं। ओके, चलो आगे देखते हैं। अनुसंधान में नैतिकता, अनुसंधान करते समय। अब आते हैं रिसर्च इथिक्स की बात करते हैं। तो रिसर्च इथिक्स क्या होता है? इथिक्स का मतलब क्या होता है? नैतिकता किसको कहेंगे? अगर आप ना समाज में रहते हैं, सब लोग समाज में रहते हैं, है ना, तो आप लोगों को पता है कि क्या सही काम है, क्या गलत काम है ना। कौन सी चीजें अच्छी है, कौन सी चीजें बुरी है ना। तो ये क्या है, हमारी नैतिकता है भाई। ओके, अब देखो रिसर्च के अंदर भी नैतिकता को देखा जाता है। आप बोलोगे कैसे मैम नैतिकता को देखा जाता है? अरे भाई, आप किसी का रिसर्च है, किसी की थीसिस में से उठाकर अपनी थीसिस में उसी चीजों को ऐड कर देंगे, तो क्या ये अच्छी बात है? बताओ। हाँ, आपने मान लो कि आपने कोई पोयम लिखी, आपने क्या लिखा भाई, कोई पोयम लिखी। ओके, अब इसी पोयम को मैं क्या करूंगी, चुरा लूंगी और उसको मैं ना आपके पोयम को कॉपी पेस्ट करके मैं क्या करूंगी, कॉपी पेस्ट करके अपना नाम लिख दूंगी भाई। ओके, तो क्या आपको पसंद आएगा? क्या ये सही काम है? ये बताओ। आपने एक अच्छी सी पोयम लिखी और मैंने क्या किया, इसको कॉपी पेस्ट करके अपना नाम दे दिया और मैं फेमस बन गई भाई। तो ये क्या हुआ, सही काम है या गलत है? ये बताओ, सही या गलत? सही या गलत बताओ। अरे बोलो भी, सब लोग। हम्म, सही होगा कि गलत होगा भाई? कहाँ गए सब लोग? आपकी कमेंट मुझे नहीं दिख रही भाई। हाँ, स्टक हो रहा है क्या? मुझे ये बताओ तो, नेटवर्क इश्यू नहीं आ रहा है ना भाई? बिकॉज मुझे नहीं पता चलेगा कि नेटवर्क का इश्यू आ रहा है भाई। अभी तो नहीं लगता है नेटवर्क का इश्यू। चलो जी, ओके। तो यहाँ पर हम किसी की चीजों को चोरी कर, मैम आप इसकी पीडीएफ भेजिएगा ग्रुप में। हाँ बिल्कुल, ग्रुप में मिलेगी आपको पीडीएफ। ओके, पीडीएफ मिलेगी, डोंट वरी। गलत है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है भाई। रुको, ओके थोड़ा सा। ओके, चलो जस्ट वेट। ओके, नेटवर्क सही है। ओके, ओके सही है, थैंक यू। चलो जी, तो यहाँ पर ये गलत बात हो गई भाई। किसी की चीजों को चुराना अच्छी बात तो है नहीं। हम जब छोटे थे तब हमारे मम्मी पापा भी बोलते होंगे ना कि बेटा चोरी करना बुरी बात है, किसी से झूठ बोलना वो बुरी बात है ना। तो ये बुरी अच्छी चीजों को मतलब क्या है, वो नैतिकता के संदर्भ में आते। तो अनुसंधान रिसर्च के अंदर भी यही होना चाहिए। रिसर्च के अंदर भी हमें क्या करना है भाई, किसी की चीजों को चुराना नहीं है। हाँ, उनका रेफरेंस लेना है, हमें उनका रेफरेंस बताना है। आपने कहीं से किसी की थीसिस में से, किसी के रिसर्च पेपर में से, किसी के जर्नल में से, किसी के मान लो आर्टिकल में से कुछ भी लिया है, तो आपको उसका वहां पर उल्लेख करना होगा कि हाँ मैंने इसके मतलब रिसर्च पेपर में से ये चीज लिया है, तो वो आपकी चोरी नहीं होगी, है ना। तो ये बात होती है रिसर्च एथिक्स के अंदर आती है। ओके,
तो रिसर्च एथिक्स जो अनुसंधान करते समय व्यवहार की एक आचार संहिता को संदर्भित करती है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी चीजें अच्छी है, कौन सी चीजें बुरी है, ये चीजों को हमें देखनी है। ओके, नैतिक आचरण संगठन और अनुसंधान को प्रायोजित करने वाले सदस्यों, अनुसंधान करने वाले शोधकर्ता और उन्हें आवश्यक डेटा प्रदान करने वाले उत्तरदाताओं पर लागू होता है। ओके, रिसर्च एथिक्स सभी पर लागू होता है, ऐसा नहीं कि भाई किसी रिसर्चर पर ही लागू होता है। जो ओके, जो रिसर्च करते हैं उन पर भी लागू होता है। जो कोई ऐसे भी होंगे जो मतलब कि कोई ऐसे सदस्य होंगे जो रिसर्च करते हैं, है ना। तो थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ रहा है, रुको भाई, देख लेते हैं क्या इसमें क्या प्रॉब्लम है। सबको पीपीटी शो तो हो रही है ना भाई, पीपीटी शो हो रही है ना सबको। पीपीटी शो हो रही है, ओके क्लियर है। यस, प्लेगियरिज्म, बिल्कुल। अरे भाई इसको क्या हो जा रहा है, 2 मिनट रुको। ओके, आज पता नहीं क्या है, लैपटॉप को क्या हुआ है। ओके, इसको भी, हाँ। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ये क्या था भाई। ओके चलो जी, तो यहाँ पर आपकी कैरेक्टरिक्स है। ओके, रिसर्च की कैरेक्टरिक्स है। रुक जाओ बच्चों, अभी ब्लैंक है, सबको ब्लैंक दिख रहा है, बताओ तो भाई, दिख रही है, सब सही है। अरे आपके वहां से सही है, लेकिन मेरे यहाँ से मुझे कुछ दिक्कतें आ रही है। जस्ट वेट करो भाई, 2 मिनट, पता नहीं आज क्लास में क्या है भाई। ओके, जस्ट वेट। ओके, वेट। तब तक पानी वानी पी लो सब लोग भाई। ओके, ओके चलो जी। प्लेगियरिज्म यानी कि किसी का रिसर्च की चोरी करना बिना बताए, या फिर रिसर्च रिलेटेड कोई भी साहित्य चोरी करना। बिल्कुल, बिल्कुल, साहित्य की चोरी ही होती है एक टाइप से। ओके, साहित्य की चोरी होती है एक टाइप से, बिल्कुल सही है। 2 मिनट रुकोगे ना सब लोग। हाँ, बोरिंग नहीं हो रहा है ना भाई। सब लोग 2 मिनट रुकोगे कि नहीं भाई, बोलो बोलो। बिकॉज यहाँ थोड़ा सा मेरे अंदर प्रॉब्लम आ रहा है, तो थोड़ा सा मैं इसको ठीक कर रही हूँ। ओके, जो आपका टाइटल नहीं दिख रहा है ना, उसको पहले मैं ठीक कर लेती हूँ। यस, दोनों प्लेगियरिज्म मतलब ही लिटरेसी कंटेंट चोरी। यस, बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी चीज को आपने चोरी करके उठाकर अपने अंदर ले लिया तो समझ लो आपने प्लेगियरिज्म कर लिया। ओके, अरे भाई अब तेरे को क्या हुआ।
ओके चलो जी, अब दिख रहा है ना क्लियर सबको? चलो अब क्लियर हो गया। ओके, अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी विशेषता क्या है? विशेषता बोलते हैं ना, लाक्षणिकता बोलते हैं, विशेषता बोलते हैं। ओके चलो, तो उसकी विशेषता क्या है? यस नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच। चलो जी, और जो बच्चे नए हैं वो लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई। ओके यस, चलो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। ओके, और शाम को अगर क्लास होगी तो मैं आप लोगों को आधे घंटे पहले बता दूंगी, अगर पीपीटी बन गई तो। ओके, तो रात को एक क्लास हम ले लेंगे कि रिसर्च का उपयोग क्या होता है और उसकी मतलब की लिमिटेशन क्या है। ओके, उसके बारे में। और कल से हम चलेंगे भाई टाइप्स ऑफ रिसर्च की ओर। ओके चलो, तो यहाँ पर देखो शोध के लक्षण ये निर्धारित करते हैं कि कोई शोध पूर्वाग्रह और व्यक्तिपरक त्रुटियों से मुक्त है। मतलब पूर्वाग्रह का मतलब समझ रहे हैं ना भाई, कि हम अपने मतलब कि अपने विचारों को यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, जो चीज जैसी है वैसी यहाँ पर हम रख रहे हैं। ओके, किसी भी प्रकार का बायस नहीं रखते। ओके, प्रीजुडिसिस, ओके, प्रीजुडिसिस एंड सब्जेक्टिविटी यहाँ पर नहीं है। ओके, मतलब सब्जेक्टिव एरर यहाँ पर नहीं। सब्जेक्टिविटी का क्या मतलब होता है कि हम जो भी चीज समझते हैं, मतलब हम अपनी ओर से उसके अंदर डाटा में क्या कर देते हैं भाई, उसमें चेंज कर देते हैं। मान लो कि हमने हाइपोथेसिस बनाई कि भाई जो गर्ल्स है वो बॉयज से मतलब अचीवमेंट में बहुत आगे है। ओके, हमने ये एक हाइपोथेसिस बना ली कि भाई गर्ल्स है वो बॉयज से क्या है भाई, अचीवमेंट में आगे। अब देखो मुझे डाटा मैंने कलेक्ट किया, तो डाटा कलेक्ट के टाइम मुझे ये मिला कि बॉयज है वो गर्ल्स से अचीवमेंट में आगे हैं। तो अब मैं ये नहीं पकड़ के रखूंगी कि भाई मेरी जो हाइपोथेसिस मैंने जो बनाई थी वो ही करेक्ट होनी चाहिए। अब वो रिजेक्ट हो रही है तो उसको मुझे रिजेक्ट ही करना है। अगर मैं इसको रिजेक्ट नहीं करती हूँ और उसको मतलब कि एक्सेप्ट कर रही हूँ, तो मतलब मैंने यहाँ पर सब्जेक्टिविटी एरर कर दी है। ओके, तो सब्जेक्टिव एरर हमें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, अनुसंधान में शब्दों का बहुत उपयोग अधिक उपयोग किया जाता है। ओके, और किसी भी शोध की सफलता इन्हीं शर्तों पर निर्भर करती है। ओके, इन कॉमनली हम क्या यूज करते हैं, जो भी टर्म्स होते हैं उनको हम यूज करते हैं, और इसी पर हमारा पूरा का पूरा जो भी रिसर्च होता है वो डिपेंड करता है। ओके, उन्हें संक्षेप में यहाँ पर देखो, ये जो वर्ड्स होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन वर्ड्स को हमें समझना है, सारे के सारे वर्ड्स को समझना है। ओके, बिल्कुल मैनिपुलेट करना, बिल्कुल बिल्कुल। चलो अब आगे देखते हैं। यहाँ पर पहले तो अब कहा जाता है जनरलाइज करना। ओके, फिर कौन सा कंट्रोल करना, नियंत्रित करना। कठोर का मतलब हमने यहाँ पर क्या बताया था, दृढ़ता। ओके, दृढ़ होना, एक ही चीज पर जो चीज जैसी मिली है वैसी उसको एक्सेप्ट करना। ओके, तो उसको यहाँ पर कठोरता मतलब दृढ़ता। अनुभवजन्य इंपिरिकल होना चाहिए, व्यवस्थित मतलब सिस्टमैटिक रूप से होना चाहिए। ओके, विश्वसनीय मतलब कि रिलायबल मतलब रिलायबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए। वैधता मतलब कि वैलिडिटी उसके अंदर होनी चाहिए। ये सारे टर्म्स ना आपके रिसर्च की मतलब कि यूजीसी नेट में भी कुछ कुछ टर्म्स पूछे जाते हैं। ओके, तो इन सारे टर्म्स को हमें समझना है डिटेल्स में। तो वो जहां जहां पर आते हैं उस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए इन सारे टर्म्स का। ओके, परिकल्पना को नियोजित करना मतलब हाइपोथेसिस को एम्प्लॉय करना। विश्लेषणात्मक और सटीकता होनी चाहिए, मतलब एनालिटिकल करना है, एक्यूरेसी उसके अंदर होनी चाहिए। ओके, अगेन विश्वसनीयता आई, तो यहाँ पर ये विश्वसनीयता मतलब हम उस पर ट्रस्ट कर सके। ओके, ट्रस्ट के रिलेटेड यहाँ पर बात है। ओके, और ये जो है वो रिलायबिलिटी है कि भाई जो चीज जो हमने आज खोजी है उसी चीज पर उसी सिचुएशन में दोबारा से अगर उसको खोज की जाए तो सेम रिजल्ट मिलना चाहिए, उसके कंटेक्स्ट में रिलायबिलिटी। ओके, ये क्रेडिबिलिटी के कंटेक्स्ट में आएगी। और गंभीरता, ओके, क्रिटिकल होना चाहिए, गंभीर तरीके से हमें इसको लेना है। ऐसे ही नहीं भाई चलो भाई उसमें फ्लेक्सिबिलिटी डाल दो और मतलब कि लवचिकता आ जाए, अपने विचारों को इंक्लूड कर दो और थोड़े से वो आगे पीछे कर दो, ऐसा नहीं। ओके यस, चलो आगे चलते हैं। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च में आगे चलते हैं, तो सबसे पहले जनरलाइज को देखते हैं। जनरलाइज का मतलब क्या होता है, मैंने आगे भी आपको बताया कि भाई जो पूरी पॉपुलेशन है आपकी उसमें से हमने सैंपल लिया। ओके, अब ये सैंपल पर जो भी हमें रिजल्ट मिल रहा है उसी रिजल्ट को हम क्या करते हैं, पूरी पॉपुलेशन पर लागू करते हैं।
पूरी पॉपुलेशन पर क्या करते हैं, लागू करते हैं। तो उसी को बोलते हैं जनरलाइजेशन। ओके, यहाँ से हम सैंपल में से जो भी रिजल्ट मिलेगा उसको पूरी पॉपुलेशन पर लागू करेंगे, उसको बोलते हैं जनरलाइज करना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझो कि हमने जब कोविड की जो भी वैक्सीन ढूंढी थी, ओके, तो वैक्सीन क्या पहले क्या हुआ था, उसका ट्राई आउट किया गया था 500 या 600 लोगों पर पहले ट्राई आउट किया गया कि भाई ये वैक्सीन इन लोगों पर काम कर रही है कि नहीं कर रही है ना। तो पूरी पॉपुलेशन में से 500 लोगों पर इसका ट्राई आउट किया गया और देखा गया कि भाई हाँ वैक्सीन की इफेक्ट क्या हो रही है, किस तरीके से हम कोरोना से बच सकते हैं। ओके, ये नहीं वैक्सीन का उद्देश्य ये नहीं, कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि मैम वैक्सीन ली फिर भी कोरोना हुआ। अरे वैक्सीन से कोरोना नहीं होगा ये नहीं होता है, वैक्सीन से आपकी इम्यूनिटी पावर जो होता है ना वो बढ़ जाता है। ओके, बस ये काम करती है वैक्सीन, मतलब कि कोरोना से लड़ने की ताकत देती है आपको। ओके, तो ये होता है वैक्सीन का मतलब। तो वैक्सीन 500 लोगों पर सक्सेस हुई तब जाकर पूरे इंडिया में वैक्सीन दी जा रही है ना। तो जब ये जो रिजल्ट यहाँ पर से मिला 500 लोगों से, उसी रिजल्ट के बेस पर तय किया गया कि भाई हाँ पूरे इंडिया के लोगों को क्या करना चाहिए, वैक्सीन देना चाहिए, वैक्सीनेशन 100% वैक्सीनेशन होना चाहिए। ओके, तो ये हमने जनरलाइज कर दिया पूरी पॉपुलेशन पर, किसके बेस पर, जो 500 लोगों पर जो रिजल्ट मिला था उसके बेस पर, उसी को बोलते हैं जनरलाइज करना। ओके, उसके बाद देखो नियंत्रित की बात करते हैं, कंट्रोल की बात करते हैं। तो नियंत्रण की अवधारणा का तात्पर्य क्या होता है, कंट्रोल करना क्या होता है। तो आपके रिसर्च के अंदर दो वेरिएबल मिनिमम दो वेरिएबल तो होंगे। एक होगा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा होगा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जिसको हम स्वतंत्र परिवर्त्य भी बोलते हैं, स्वतंत्र चर भी बोलते हैं। अब ये ना इफेक्ट करेगा इसको। ओके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या करेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट करेगा। कैसे, जैसे हम घरेलू उदाहरणों को इसलिए बता रहे हैं ताकि आपके दिमाग में सारे बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखो, मान लो कि घर में एक महिला है, ओके, और घर में एक मतलब कि उनके पति है और छोटे छोटे दो बच्चे हैं। ओके, जस्ट एग्जांपल मेरा ही ले लो कि मेरे घर में हम 4 लोग हैं। ओके, अब देखो मेरे पास हस्बैंड है, उनको खाना बनाना नहीं आता, बच्चे बहुत छोटे हैं, तो उनके पास तो हम अपेक्षा रख ही नहीं सकते कि बच्चे खाना बनाएंगे, है ना। तब क्या होगा, जब मैं खाना बनाऊंगी तब ये तीनों क्या करेंगे, खाना खाएंगे। अगर मैं घर में चलो मान लो कि गुस्सा हो गए और मैं बोलूंगी चलो आज तो खाना बनाने ही वाली नहीं, तो ये तीन तो भाई भूखे रहेंगे ना, बाहर तो खाने का सोचते ही नहीं है। अगर बाहर खाना खाने जाओगी तो मैं ज्यादा गुस्सा हो जाओगी, है ना। तो ये क्या हो गए, भूखे रह जाएंगे भाई, है ना। तो ये तीनों क्या है भाई, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और मैं क्या हूँ भाई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हूँ। मैं स्वतंत्र हूँ, मेरी मर्जी, खाना बनाना तो बनाऊं, ना बनाना तो ना बनाऊं, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, जब मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो ये तीनों भूखे रहेंगे, मैं खाना बनाऊंगी तो ये तीनों अच्छे से खाना खाएंगे। मतलब इफेक्ट किन पर हो रहा है, मेरे खाना बनाने ना बनाने पर, ये 3 लोगों पर हो रहा है। तो ये मेरे क्या हो गए भाई, डिपेंडेंट वेरिएबल, मैं खुद हूँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बस यही काम रिसर्च के अंदर होता है कि आपके मिनिमम 2 वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या करता है, इफेक्ट करता है। अब जब भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कुछ भी चेंजिंग होगा, तुरंत ही डिपेंडेंट वेरिएबल भी चेंज हो जाएगा। समझ आ रही है ना चीजें। तो उसी को अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ये तो दोनों हमने आपको बात कर दी इसकी। अब देखो कुछ कंट्रोल वेरिएबल, कुछ ऐसे भी वेरिएबल हो गए जो डिपेंडेंट वेरिएबल को भी क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि मान लो कि मैंने तय किया कि मैं आज गुस्से में हूँ, मैं इन तीनों को खाना नहीं दूंगी, तो उन लोगों को मतलब कि पता चलेगा कि घर में महिला का क्या स्थान होता है। ओके, अगर मुझे ये उनको दिखाना है तो मान लो कि पड़ोसी बोलेगा कि मतलब हस्बैंड का फ्रेंड होंगे, उनको पता चलेगा आज तो मैम जो है बहुत ही गुस्से में है, तो चलो हम उनको खाना खिला देते हैं। तो पड़ोसी आएंगे और क्या करेंगे, इनको खाना खिलाएंगे। तब ये तो इफेक्ट कर रहे हैं ना इस पर। तो मैं क्या करूंगी, पड़ोसी से जाकर बोल दूंगी अगर देखो किसी ने भी इनको खाना दिया तो आपसे बोलना बंद कर दूंगी। तो पड़ोसी डर गए और उन्होंने खाना नहीं दिया, तो मैंने ये क्या कर दिया, पड़ोसी को बोला, वो उनको कंट्रोल कर दिया मैंने। ओके, बस यही काम हमें होता है भाई
कि जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उनमें कुछ ऐसे भी, जैसे कि मैं तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल थी ही, मेरी वजह से ये लोग खाना खाते थे, मैं नहीं बनाती थी तो ये नहीं खाते थे, लेकिन साथ में ये तीसरे बंदे भी आ गए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब ये दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गया पड़ोसी, और बोला कि चलो कोई बात नहीं, मैम नहीं बनाकर खिलाती तो हमारे घर पर आकर खा लो, है ना। तो इन्होंने इफेक्ट करना स्टार्ट कर दिया यहाँ पर। तो मैंने क्या किया, इनको भी कंट्रोल कर दिया। ये होती है कंट्रोल की बात। हमें चेक तो यही करना था मुझे कि भाई मैं खाना बनाती हूँ तो वो लोग कितने खुश होते हैं, मैं खाना नहीं बनाती तो वो कितने दुखी होते, ये मुझे चेक करना था, है ना। अगर ये तो खाना दे देंगे तो मुझे कैसे पता चलेगी कि भाई मेरे खाना ना देने से ये लोग दुखी है या फिर खुश है ना। यही बात है। तो मैंने कंट्रोल कर दिया कि भाई जाओ, तुम्हारा काम नहीं है भाई, मुझे मेरे रिसर्च करने दो। ओके, तो कंट्रोल किया जाता है। वे कुछ ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनका हमें कोज इफेक्ट नहीं देखना है, तो वैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम क्या कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं। ओके, इसी को बोलते हैं कंट्रोल। तो नियंत्रण की अवधारणा का तात्पर्य दो चर के संबंध में कार्य कारण की खोज की जाती है। ओके, कोज इफेक्ट की यहाँ पर चेक किया जाता है कि भाई इसके मतलब कि इसके कारण क्या इफेक्ट होगी। ओके, अगर मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो घर वालों पर क्या इफेक्ट होगी। तो ये जो चीजें है कोज इफेक्ट देखी जाती है, और जो उसके अंदर आप अपने अध्ययन को इस तरह से स्थापित करते हैं जो रिश्ते को प्रभावित करते हैं। मतलब ये तीसरे वाला जो था वो प्रभावित कर रहा था, इफेक्ट कर रहा था, जिसको हमें क्या करना था, इसका प्रभाव हमें चेक नहीं करना था, उसको हम क्या करते हैं, कम कर देते हैं या फिर उसको कंट्रोल कर देते हैं। उसको बोल देते हैं भाई नहीं भाई तुम्हारा कोई काम नहीं, चले जाओ तुम अपनी बीवी को संभालो, है ना। बस इसी तरीके से। या फिर पड़ोसी की बीवी आएगी और अच्छा लगाएगी तो मैं उसको बोलूंगी तुम अपने हस्बैंड को संभालो, मैं अपने हस्बैंड को संभाल लूंगी। ओके, ये बात है, उनको कंट्रोल करने की बात है। ओके, चलो अब आगे देखते हैं तीसरे नंबर पर। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा चीजों को। ओके, बहुत अच्छे से समझो। देखो पहली क्लास है ना, ये पहली दूसरी दो क्लास हो गई, वैसे तो एक ही क्लास में समझाना था, बट नेटवर्क इश्यू की वजह से दो क्लास, ये दो क्लास आपकी इतनी इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा रिसर्च आप इसमें समझ लोगे। ओके, चलो दृढ़ता की बात कर रहे हैं हम, जिसको बोलते हैं रिग्रेस। ओके, रिग्रेस, रिग्रेस का मतलब क्या होता है, दृढ़ होना। ओके, किसी को यह सुनिश्चित करने में सावधान रहना चाहिए कि प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए प्रक्रियाएं कैसी प्रासंगिक, उपयुक्त और उचित होनी चाहिए। ओके, ऐसा नहीं कि भाई जो चीजें जैसी आपको मिले उसमें आप क्या करो, चेंजिंग कर दो। जिस तरीके से मैंने बताया था ना कि आपने जो हाइपोथेसिस बनाई कि गर्ल्स जो है वो बॉयज से ज्यादा अचीवमेंट में ज्यादा है, और फिर हमारी हाइपोथेसिस के बेस पर हमने डाटा कलेक्ट किया, उसको टेस्टिंग करते समय हमें पता चला कि भाई जो बॉयज है वो गर्ल्स से ज्यादा अचीवमेंट में ज्यादा आगे हैं। तो फिर मैं क्या करूंगी, इस बात को नहीं पकड़ूंगी, ये गलत हो रही है तो उसको गलत कर देना। उसी को बोलते हैं दृढ़ता। ओके, दृढ़ होना अपनी चीजों पर, जो चीजें आपने इकट्ठी की है, जो डाटा कलेक्ट किया है, जो एनालिसिस करते हैं उसमें आपको दृढ़ होना है। ओके, ठीक। उसके बाद देखो फिर जो दृढ़ता, कठोरता जिनको बोलते हैं, हम बोलते हैं ना ये कठोर पर्सन होते हैं, पुरुष होते हैं ना वो कठोर होते हैं, ये हमारी मान्यता होती है ना, हमारी मेंटालिटी बन गई कि जो भी पुरुष होते हैं वो कठोर होते हैं, बल्कि पुरुष जो है ना वो कठोर नहीं होते हैं। ओके, पुरुष दिल के बहुत ही अच्छे होते हैं, सच्चे होते हैं, लेकिन वो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते, बिकॉज उनको छोटे होते हैं ना तब से बताया जाता है कि भाई क्या लड़कियों की तरह रोने लग जाते हो, तुम मर्द हो, मर्द की तरह रो, है ना। इस तरीके से उसको मतलब कि उसको ट्रेंड किया जाता है। उसी वजह से मर्द जो होते हैं ना वो सभी के सामने नहीं रोते, अगर उसको रोना भी आता है परिस्थितियों के सामने वो भी हार जाता है। ऐसा नहीं, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है ना, लड़कियां भी इंसान है, लड़कों भी इंसान है। तो हर एक के दिल में, हर एक के बॉडी के अंदर मतलब कि हार्ट है, हार्ट जो है भावनाओं से जुड़ा होता है, तो हर एक के अंदर भावनाएं होती है, हर इंसान हार जाता है ऐसी कंडीशन के अंदर, है ना। तो उसके जब वो हार जाता है तो उसे भी रोने का मन करता है पुरुष को, लेकिन हमारी जो मतलब मेंटालिटी जो बन रही है कि लड़के रोते नहीं हैं, है ना, उनको लड़कियों की तरफ नहीं रोना चाहिए, वो मर्द है, इसे मर्दानगी दिखानी चाहिए। अरे भाई, भावनाओं को कहाँ मर्दानगी दिखाने की बात आती है ना, भावनाओं को थोड़ी ना रोकी जाती है। तो मर्द क्या करते हैं भाई, अकेले अकेले रो लेते हैं, है ना, अकेले अकेले जो भी तकिया होता है उनका तकिया ही उनका सहारा बन जाता है रात को, और वहां पर अकेले अकेले रो लेते हैं, या फिर
खुद ही टेंशन में आ जाते हैं। सबसे ज्यादा यही दिक्कतें होती है। महिलाएं जो होती है ना पूरा दिन रोती ही रहती है, उनकी गंगा जमुना जो नदियां है ना वो बहती रहती है, लेकिन कभी भी आपने देखा कि पुरुष कभी भी आपके सामने रोया नहीं, रोया, वो हिम्मत नहीं हारता, हम हार जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर इसीलिए हम उसको बोल देते हैं कि कठोर है। तो कठोर यहाँ पर उसको होना पड़ता है, बिकॉज उसको इस तरीके से ट्रेन किया गया है, उसको बताया गया है कि भाई तुम लड़की नहीं, तुम लड़के हो, तुम महिला नहीं, तुम मर्द हो। ओके, तो यहाँ पर जो भी हमें यहाँ पर कठोरता बरतनी है, जो जो जैसी चीजें हैं वैसी उसको एक्सेप्ट करनी होगी। भौतिक और सामाजिक विज्ञान के बीच स्पष्ट रूप से भिन्न होनी चाहिए। ओके, जो भी फिजिकल जो चीजें होती है, साइंस से सोशल साइंस में क्या होता है कि हम समाज के अंदर रिसर्च करते हैं तो थोड़े से उसके अंदर क्वालिटेटिव रिसर्च आ जाता है, गुणात्मक आ जाता है। ओके, तो उसके अंदर थोड़ा सा आपका मतलब कि परफेक्टली आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। लेकिन फिजिकल में क्या होता है, साइंटिफिक मेथड से काम करते हैं। साइंटिफिक मेथड से तो हर एक में करते हैं, लेकिन यहाँ पर फिजिकल में क्या होगा, क्वांटिटेटिव डाटा हम इकट्ठा कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर आपकी मतलब कि जो रिजल्ट होता है वो परफेक्ट होता है। ओके, तो ये हमें फिजिकल और सोशल साइंस दोनों को मिलाना नहीं चाहिए। ओके, उनको मतलब कि उनकी जो भी भिन्नता है उसको हमें बनाए रखना है। ओके, चलो आगे देखते हैं। अनुभवजन्य, एम्पिरिकल, ये जो टर्म्स है ना उन टर्म्स को ही आपको समझना है, यही आपको पूरा रिसर्च समझा देगा। एम्पिरिकल अनुभवजन्य होना चाहिए रिसर्च। ओके, उसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, अपनाई गई प्रक्रियाओं की सटीकता के लिए परीक्षण किया जाना चाहिए और प्रत्येक चरण प्रगति में सुसंगत होना चाहिए, मतलब कि उसके अंदर एक्यूरेंसी बनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। ओके, इसका मतलब यह है कि कोई भी निष्कर्ष निकाला गया वास्तविक जीवन के अनुभवों पर या टिप्पणियों से एकत्र की गई जानकारी से एकत्रित ठोस आंकड़ों पर आधारित होना चाहिए। मतलब कि ऐसे जैसे हमने आगे आपको एग्जाम्पल दिया था, नारियल के अंदर से मूर्ति निकल रही है, तो वो आपने खुद ने देखा नहीं है। ओके, किसी ने बता दिया, मैंने आपको बता दिया कि भाई इस नारियल में से मूर्ति निकल गई, आपने मेरी बात को मान लिया, आपने देखा नहीं, जांच पड़ताल नहीं की, है ना, आपने मतलब कि अनुभव नहीं किया कि ये चीज सही है या गलत है, और आपने जाने दिया आगे। मास मीडिया का यही काम होता है ना भाई, किसी ने बताई, हमने तीसरे को बताई, तीसरे ने उसमें कुछ और जोड़ दिया और आगे आगे आगे, आगे चलती गई, है ना, ये बात होती है इंपेरिकल की। ओके, तो इंपेरिकल में ऐसा नहीं करना है। इंपेरिकल में क्या है, हम खुद चेक करेंगे कि क्या सही में वो नारियल में से मूर्ति निकली है कि नहीं निकली है ना, तभी जाके हम अगर सच्चाई को पता करेंगे खुद जाकर। अनुभव मतलब हमारी जो ज्ञानेंद्रिया होती है ना, 5 तरह की ज्ञानेंद्रिया होती है। एक तो हमारी आंख होती है, एक हमारा नाक होता है, एक हमारे कान होते हैं, है ना, एक हमारी त्वचा होती है और एक हमारी जीभ होती है, जिसको हम जीवा भी बोलते हैं। ओके, तो ये सारी जो हमारी इंद्रियां हैं, जिनके बेस पर अगर किसी चीज को देखकर हमें डाटा इकट्ठा करना है तो देखकर करो, किसी को सुनकर करना है तो सुनकर करो। ओके, किसी को मतलब कि कोई ऐसी चीजें हैं जिसको हम स्मेल के द्वारा हमें कुछ चीजें इकट्ठी करनी है तो उसके द्वारा करो, कुछ त्वचा कुछ स्पर्श करके हमें कोई चीजें इकट्ठी करनी तो उसके द्वारा करो, कोई टेस्ट करके करनी है। सारी चीजें जो होती है वो हम हमारी 5 इंद्रियों में से किसी भी इंद्रिय या फिर सभी इंद्रियों का यूज करके हम क्या करते हैं, उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो जो भी हम अनुभव करेंगे, व्यवहारिक जीवन के अंदर जो चीजें बन रही है उसका खुद से अनुभव करेंगे और उसके बाद हम उन आंकड़ों को क्या करेंगे, बताएंगे। ओके, तो उसी को बोलते हैं इंपेरिकल। समझ आया इंपेरिकल, है ना। हाँ, साइंस प्रूफ मांगता है, बिल्कुल बिल्कुल। सिस्टमैटिक रूप से होनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए। ओके, एक अध्ययन करने के लिए विकसित की जा रही प्रक्रिया या प्रक्रिया को ध्यान से तैयार किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि संशोधनों का जो हमने जो भी टूल्स का यूज किया है वो सही तरीके से किया है, अनुकूलित रूप से किया है। ओके, और यहाँ पर बिल्कुल भी अराजकता, अव्यवस्थित प्रक्रियाओं से अपेक्षित परिणाम कभी नहीं मिलेंगे। ओके, हमें सिस्टमैटिक तरीके से ही काम करना है। ओके, कुछ भी गलत करके हमें कोई काम नहीं करना है। हमें जो भी वांछित परिणाम, वांछित का मतलब होता है जो हम इच्छनीय है, हमें जो मतलब कि जो रिजल्ट चाहिए, ओके, जो जिस समस्या का जिस तरीके से हम सॉल्यूशन लाना चाहते हैं उसी तरीके से सॉल्यूशन आए, तो वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है, चरणों को तार्किक अनुक्रम का पालन कर स्टेप बाय स्टेप चलना है। ओके, चरणों का मतलब एक सीक्वेंस में, लॉजिकल सीक्वेंस में हमें काम करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। ओके, जैसे कि 5 स्टार
अगर होटल में एक बढ़िया भोजन है, आपके रेस्तरां में भोजन स्टार्टर हो या फिर सूप कोर्स है, उससे पहले क्या आपको मिठाई परोसी जाती है? बताओ भाई। आप किसी होटल में गए, खाना खाने गए, तो सबसे पहले क्या आपको मिठाई दी जाएगी कि अकेली मिठाई खा लो फिर उसके बाद आपको खाना देंगे? ये तो नहीं होता ना भाई। खाने के साथ ही मिठाई को परोसा जाता है ना। और आप भी खाना भी स्टेप बाय स्टेप खाते हैं, ये पहले दाल रोटी खाओगे या साग रोटी सब्जी रोटी खाओगे। तो इस तरीके से ये जो भी काम होता है सिस्टमैटिक वे में होता है। ओके, रिसर्च जो होता है वो सिस्टमैटिक वे में होता है। बिल्कुल। चलो, विश्वसनीयता की बात आती है, रिलायबिलिटी की बात आती है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम आगे जाके मतलब कि डाटा एनालिसिस करेंगे ना, उस टाइम हम चेक करेंगे। डाटा एनालिसिस में नहीं आएगा आपका, जब भी जो टूल्स बनाते ना उस टाइम आपकी रिलायबिलिटी चेक की जाती है। ओके, तो रिलायबिलिटी वाला पूरा का पूरा एक टॉपिक भी आएगा, अभी ऊपर ऊपर से थोड़ा सा देख लो। ओके, बोरिंग नहीं हो रहा है ना, पहले ये बता दो। बोरिंग हो रहे हैं? थोड़ा सा बता दो भाई, बोरिंग तो नहीं हो रहा है ना भाई सब लोग? चलो, रिलायबिलिटी क्या बताती है भाई कि यह वह डिग्री है जिस पर माप, गणना या विनिर्देशन के परिणाम को सटीक होने पर निर्भर किया जा सकता है। इसके सटीक रूप से मापना मुश्किल है, लेकिन अब ऐसे उपकरण टूल्स है जो किसी शोध की विश्वसनीयता मतलब कि रिलायबिलिटी का अनुमान लगा सकते हैं। यह वह सीमा है जहां तक एक प्रयोग, परीक्षण, मापन प्रक्रिया, अनुसंधान उपकरण या प्रक्रिया बार बार किए गए परीक्षणों पर समान परिणाम देती है। यदि कोई शोध समान जनसंख्या और समान प्रक्रियाओं के साथ हर बार समान परिणाम देता है तो इसे हम बोलते हैं विश्वसनीय शोध है। ओके, अब देखो यहाँ पर समझो क्या बता रहा है शोध। ओके, तो यहाँ पर रिलायबिलिटी क्या होती है, पहले मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। एक ही मतलब सेम टेस्ट। ओके, याद रख लेना, सेम टेस्ट सेम सैंपल। सैंपल समझ रहे हैं ना, पॉपुलेशन में से जो सैंपल लिया, सेम टेस्ट सेम सैंपल पर जब हम लगाते हैं और हमें रिजल्ट कैसा मिलता है, सेम रिजल्ट मिलता है। याद रखना ये चीजें, बस इतना याद रखना है। सेम टेस्ट सेम सैंपल पर लगाया जाता है तब जाकर सेम रिजल्ट मिलता है, लेकिन कब? डिफरेंस जो भी सिचुएशन होती है, परिस्थितियां होती है। ओके, तो डिफरेंट सिचुएशन में सेम टेस्ट सेम सैंपल पर लगाई जाए तो सेम रिजल्ट मिले, उसी को बोलते हैं रिलायबिलिटी। आज मैंने मान लो कि टुडे मैंने 15 लोगों पर मतलब कि मान लो 15 लोगों पर ये टेस्ट, मैंने एक टेस्ट अप्लाई किया। अब देखो 15 लोगों पर वही मतलब कि ये हमारी जो सैंपल है ना, उसी सैंपल पर सेम सैंपल का मतलब क्या होगा, वही सैंपल। ओके, ये वाला सैंपल जो है ये 15 लोगों का, उसी को अगर मैं 30 दिन के बाद उन पर यही टेस्ट, ओके, सेम टेस्ट ओके, सेम टेस्ट अगर मैं लगा रही हूं और यहाँ पर से मान लो कि मुझे जो स्कोर मिले थे वही स्कोर अगर मुझे यहाँ पर 30 दिन के बाद भी मिल रहे हैं, तो मतलब कि ये जो टेस्ट है वो रिलायबल है। तो रिसर्च में भी यही होना चाहिए कि जो भी टूल्स यूज किया है, जो भी मेथोडोलॉजी यूज की है, बराबर। ओके, तो जो रिसर्च की जो सारी चीजें है, मान लो कि फोरम ने यहाँ पर एक रिसर्च किया। ओके, अब इसने जो चीजें यहाँ पर इंक्लूड की थी वही चीजें अगर मैं दोबारा से उसी टॉपिक पर अगर मैं रिसर्च कर रही हूँ, ये चेक करने के लिए क्या इसमें कोई गलतियां तो नहीं है ना, वो अगर मैं चेक कर रही हूँ दोबारा से, तो वही चीजें जो फॉरम ने यूज किया वही मैं अगर दोबारा से चेक करूंगी, अगर मुझे यहाँ पर फॉरम का जो रिजल्ट मिला वही रिजल्ट अगर मुझे भी मिल रहा है, तो मतलब कि ये क्या है, रिलायबल है। मतलब कि ये रिसर्च जो है वो रिलायबल है, विश्वसनीय है। ओके, इसमें कोई कमी नहीं है, ये तय किया जाता है। समझ आ रही ना चीजें? यस, अच्छा, एंजॉय कर रहे, क्या बात है भाई, मुझे लगा आप लोगों को बोरिंग हो रहा होगा। यस, एक बुद्धि का टेस्ट लगाया गया जो आज स्कोर 90 आया और 20 दिन या 30 दिन के बाद 90। हाँ, बिल्कुल करेक्ट। सेम टेस्ट सेम सैंपल सेम रिजल्ट, सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस सिचुएशन होगी, अलग अलग सिचुएशन होगी। मतलब सिचुएशन भी नहीं बोलेंगे, टाइम बोलेंगे। ओके, डिफरेंस टाइम लगाना,
सिचुएशन नहीं, ओके। सिचुएशन तो सेम ही रहेगी, सेम ही सिचुएशन रहेगी, सिर्फ टाइम डिफरेंस होगा, ओके। मतलब आज लगा रहे हो और उसके 15 दिन बाद या 20 दिन बाद या 30 दिन बाद लगा रहे हो, ओके। तो यहाँ से यहाँ जो टाइम है वो चेंज होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, टेस्ट भी सेम रहेगा, सैंपल भी वही रहेगा, ओके, सिचुएशन भी वही रहेगी और रिजल्ट भी सेम आना चाहिए, ओके। सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, टाइम होगा, उसी को बोलते हैं रिलायबिलिटी, ओके। यहीं से आपका रिलायबिलिटी के जो क्वेश्चन आते हैं ना, जोड़ मिलाने में डाल देते हैं, तो आपको बस यही चीजें याद रखनी है, ओके। चलो, उसके बाद आते हैं वैलिडिटी पर। रिलायबिलिटी चेक करने के बाद हम उसको वैलिड करते हैं टेस्ट को या फिर रिसर्च को कि हाँ ये रिसर्च वैलिड है कि नहीं है, ओके। ऑलवेज याद रखना, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि भाई सबसे पहले क्या रिलायबिलिटी के लिए वैलिडिटी इम्पोर्टेंट है या फिर वैलिडिटी के लिए रिलायबिलिटी मतलब जरूरी है। तो इन दोनों में से, ये दोनों चीजों में से कौन किसके लिए अनिवार्य है, उसको याद रखने के लिए मैं आपको एक बता देती हूँ। पहले ये बताओ, आर पहले आता है या वी पहले आता है, ये बताओ। आर पहले आता है या वी पहले आता है? जो भी हम एबीसीडी लिखते हैं ना, ए टू जेड लिखते हैं, उसमें आर पहले आता है या वी पहले आता है, ये बताओ। इससे ही यहाँ पर क्लियर हो जाएगा आपका। बताओ बताओ भाई। अरे ए टू जेड में कौन पहला आएगा, आर आएगा या वी आएगा? हाँ बिल्कुल, यस। आर पहले आता ना, तो आर का मतलब क्या है, रिलायबिलिटी है, वी का मतलब क्या है, वैलिडिटी। तो ऑलवेज याद रखना, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लेना, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, 3-4 बार तो क्वेश्चन आया हुआ है, ओके। तो रिलायबिलिटी है वो पहले आती है, तो इसका मतलब है कि जिसका घर, मान लो कि ये आर का घर है, ओके, और ये वी का घर है, ओके। यहीं से आपको गुजरना है, ओके, यहीं से स्टार्ट करना है, यहीं से गुजरना है। पहले आर का घर आता है, उसके बाद ही वी का घर आता है, ओके। तो मतलब क्या है कि भाई यहाँ तक आपको जाना है, वी के घर जाना है तो आपको आर पर से ही जाना पड़ेगा, ओके। वी के घर जाना है तो आर के घर के पास से ही जाना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है, ये समझ लो, ओके। आपको आपके घर से, ये आपका घर है, ओके, मतलब यहाँ पर ये लिख देते हो कि ये आपका घर है और यहीं से आपको वी के घर, मतलब कि आगे जाना है, वी के घर जाना है तो आपको आर के घर से ही जाना होगा, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं, ये सोच लो। तो पहले रिलायबिलिटी आती है, इसीलिए वैलिडिटी के लिए रिलायबिलिटी क्या है, इम्पोर्टेंट है, अनिवार्य है, ओके, कंपलसरी है। वैलिडिटी के लिए, वैलिडिटी के घर जाना है तो रिलायबिलिटी क्या है भाई, कंपलसरी है, ओके। लेकिन रिलायबिलिटी के लिए वैलिडिटी कंपलसरी नहीं है, बिकॉज यहाँ पर वैलिडिटी पहले आती ही नहीं, पहले हम रिलायबिलिटी चेक करते हैं, उसके बाद वैलिडिटी चेक करते हैं। समझ आ रहा है ना? यस, समझ आ गए ना? घुमा घुमा के पूछा है, रिलायबिलिटी वैलिडिटी, बिल्कुल। हाँ, इसीलिए मैं इसी सीक्वेंस में आपको समझा रही हूँ। हाँ, आर के घर चाय पीकर जाओ या ना जाओ, लेकिन इसके घर से तो आपको जाना ही पड़ेगा, वैलिडिटी तक जाना है तो मतलब सीधा सा सिंपल सा यहीं से याद रख लो कि भाई रिलायबिलिटी है ना, उसको वी की कोई जरूरत नहीं, वैलिडिटी की कोई जरूरत नहीं। अगर आपको रिलायबिलिटी के घर जाना है तो वैलिडिटी को कुछ पता भी नहीं होगा, ओके। तो रिलायबिलिटी के लिए वैलिडिटी जरूरी नहीं है, लेकिन वैलिडिटी के घर जाना है तो रिलायबिलिटी बहुत ही जरूरी है, अनिवार्य है, ओके। क्लियर? यहाँ से क्लियर? तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए ना तो बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। मैं पीवाईक्यूएस का ग्रुप में भी क्वेश्चन डाल दूंगी, इसका आया हुआ है, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। जिन जिन लोगों ने अभी क्लास ले रहे हैं ना, उनमें से तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, ओके। क्लियर? चलो, वैलिडिटी, वैलिडिटी किसको कहेंगे? और उसके बाद है सत्यापनशीलता, जिसको हम बोलते हैं वेरीफाइबिलिटी, ओके, वेरीफाई करते हैं। वैलिडिटी किसको कहेंगे? मोबाइल लेने जाते हो, क्या पूछते हो, कितनी वैलिडिटी है ना, तो क्या बोलते हैं, दुकानदार क्या बोलेगा, 1 साल की वैलिडिटी है भाई, है ना। वारंटी गारंटी जो भी पूछते हैं, वैलिडिटी पूछते हो कि नहीं? हाँ, सबको ही पूछता है ना। तो वैलिडिटी क्या है
कि हम उसको वैलिड मानते हैं कि हाँ ये वैलिड है। अगर मान लो कि आपने कहीं पर किसी जगह पर पीएचडी की भाई, ओके, आपने क्या किया भाई, पीएचडी की। अब पीएचडी की, पीएचडी का सर्टिफिकेट आपके पास, मतलब डिग्री सर्टिफिकेट आपके पास आ गया है, ओके। अब देखो, ये जो जहां से आपने पीएचडी की वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, ओके। तो हम क्या कहेंगे कि भाई क्या ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी वैलिड है कि नहीं, पूछते हैं कि नहीं। इसका मतलब क्या है कि भाई उसका जो सर्टी मिलेगा क्या वो वैलिड माना जाएगी कि नहीं, वो सही है कि नहीं, है ना, ये पूछते हैं। तो बस वैलिडिटी रिसर्च में भी यही काम करती है कि हमारा रिसर्च क्या वैलिड है कि नहीं, जिसका वो जिस बारे में हमें रिसर्च करना था क्या उसी बारे में हमने रिसर्च किया। अगर यस तो आपका रिसर्च वैलिड है। अगर आपने जिस टॉपिक पर, जिस वेरिएबल पर रिसर्च करना था उस पर नहीं किया और दूसरी चीजों को अंदर इंक्लूड कर दिया है, तो मतलब कि आपका जो रिसर्च है वो वैलिड नहीं है। समझ आ रही है चीजें? हाँ, अब हमेशा याद रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जिसका मापन करना है, जिसका मेजर करना है, क्या उसी का ही मेजर कर रहा है चीज। अगर यस तो हो गया आपका वो जो चीज है वो वैलिड, ओके। मतलब मोबाइल जो है वो अगर जो चीजें बता रहा है, मोबाइल के बॉक्स के ऊपर फीचर दिए होते हैं, पता है ना, क्या वो फीचर मोबाइल के अंदर है कि नहीं, मोबाइल उस फीचर पर काम करता है कि नहीं। यस करता है तो वैलिड है, अगर नहीं करता तो वैलिड नहीं है। बिल्कुल सिंपल सा फंडा, ओके। तो यहाँ पर यह सीमा है कि अवधारणा, निष्कर्ष या माप अच्छी तरह से स्थापित है और संभवतः वास्तविक दुनिया के लिए सटीक रूप से मेल खाती है। शब्द जो है वो आपका मान्य, वैलिड को मान्य बोलते हैं ना, कि ये मान्य है ना। हम बोलते हैं ना यूजीसी मान्य है कि नहीं भाई, है ना, यूजीसी के मान्य ये यूनिवर्सिटी है कि नहीं, वो वैलिड, हमें वैलिडिटी मतलब कि वैलिडिटी बताता है कि हाँ भाई ये यूजीसी मान्य है, तो बस यही वैलिड है, ओके। तो वैलिड जो शब्द है वो लेटिन वर्ड जो है वैलिडस, ओके, मतलब वैदस जिसको बोलते हैं, तो वैलिडस से बना हुआ ये वैलिड शब्द है, याद रखना। वैलिडस लेटिन वर्ड था, उनमें से आया है वैलिड, ओके, जिसका अर्थ क्या होता है, मजबूत है, ये मजबूत है, स्ट्रांग है। इसका मीनिंग क्या होता है, स्ट्रांग होना, ओके, कि हाँ ये यही चीज का क्या मेजर कर रहा है, इसी का ही बात बता रहा है, इसका ही हमने रिसर्च किया, इसी टॉपिक पर रिसर्च किया, इस हमारे रिसर्च में जिस बात के लिए हमने टॉपिक को चुना था उसी का हमने रिसर्च किया, ये स्ट्रांगली बताता है, उसी को बोलते हैं वैलिडिटी, ओके। यह निश्चितता के विचारों और नहीं आवश्यकता के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए, ओके। कोई भी हमारे विचार है, हमारी आवश्यकता है, उससे ये बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना चाहिए, ओके। एक माप उपकरण की वैधता, जैसे कि उदाहरण के लिए शिक्षा में एक परीक्षण किया गया, ओके, उसको वह डिग्री माना जाता है जिस पर उपकरण मापने का दावा करता है। जो भी टूल्स होता है, हम टूल का यूज करते हैं डाटा कलेक्शन के लिए, है ना, डाटा कलेक्शन के लिए किसका यूज करेंगे, डाटा कलेक्शन के लिए किसका यूज करेंगे, टूल का यूज करेंगे। अब टूल के रूप में कुछ भी हो सकता है, कोई क्वेश्चन भी हो सकता है, आप ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं, इंटरव्यू भी ले सकते हैं, तो ये सारी चीजें क्या है, शेड्यूल भी हो सकता है, तो ये है आपके टूल्स, है ना। तो इनमें से किसी भी टूल का आप यूज करते हो और डाटा कलेक्ट करते हो, तो क्या वो टूल जिसके माध्यम से आप डाटा को कलेक्ट करते हैं, क्या वो उसी का ही मेजर करता है। मान लो कि मेरे रिसर्च के अंदर एक वेरिएबल है जॉब इन्वॉल्वमेंट, ओके, इन्वॉल्वमेंट, जॉब इन्वॉल्वमेंट मेरी रिसर्च का जो मेरा टॉपिक है, ओके, मेरी जो समस्या है उसके अंदर मेरा एक वेरिएबल है जॉब इन्वॉल्वमेंट। अब ये जॉब इन्वॉल्वमेंट की जो भी टेस्ट में अप्लाई करूंगी, लोगों के पास जॉब इन्वॉल्वमेंट की टेस्ट दूंगी और डाटा कलेक्ट करूंगी, तो क्या मेरी जो टेस्ट है, मेरी जो स्केल है, क्या वो जॉब इन्वॉल्वमेंट का ही मेजर कर रही है। अगर यस तो मेरा ये जो स्केल है, टेस्ट है, वो क्या है, वैलिड है मेरे रिसर्च के लिए, वरना नहीं है। मान लो कि मैं जॉब इन्वॉल्वमेंट का मतलब कि डाटा कलेक्ट करना चाहती हूँ और मैं एंजाइटी का टेस्ट दे दूंगी, ओके, लोगों को एंजाइटी की क्वेश्चन आयर दे दूंगी और कहूंगी कि इसको भर के दे दो, और उसके बेस पर जो आंकड़े आएंगे उसको मैं यहाँ पर मेरे रिसर्च में डाल दूंगी, क्या सही होगा, क्या सही होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। बिकॉज मेरा मुझे चेक करना है जॉब इन्वॉल्वमेंट को, और मैं क्वेश्चन आयर दे रही एंजाइटी की, तो मतलब कोई कनेक्शन ही नहीं
है ना। तो ये तो इनवैलिड हो गया। वैलिड कब होगा, जब मुझे जॉब इन्वॉल्वमेंट का डाटा चाहिए और मैं उसी क्वेश्चनायर को दे रही हूँ जिसका मुझे मेजर करना है, तो वो टूल मेरा क्या है भाई, वैलिड है। ओके, इसीलिए आप देखना, जब भी आप पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम के बाद इंटरव्यू जिन जिन लोगों ने दिया ना, उनको पता होगा, जो भी साइकोलॉजी वाले बच्चे या जिनके क्वांटिटेटिव रिसर्च, जिनके मतलब कि रिसर्च के अंदर आता है ना, उनको पता होगा, डायरेक्टली उनको पूछा जाता है कि भाई आपने कौन सी स्केल चूज की है, कौन से टेस्ट मतलब कि डाटा कलेक्ट करने के लिए आप कौन से क्वेश्चनायर यूज करेंगे। जैसे ही आप बोलेंगे कि ये क्वेश्चनायर हम यूज करेंगे, तुरंत ही डायरेक्टली गाइड आपको पूछ लेंगे, सामने इंटरव्यूअर ऐसे होंगे, वो आपको पूछ लेंगे कि क्या इसकी रिलायबिलिटी कितनी है, इसकी वैलिडिटी कितनी है, इसके क्या नॉर्म्स है, ये सारी चीजें ना वो आपको तुरंत पूछेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो भी डाटा कलेक्ट करने के लिए जो टूल यूज करते हैं, उसकी रिलायबिलिटी कितनी है, उसकी वैलिडिटी कितनी है, उसके नॉर्म्स क्या है। ओके, हाँ ख्याति, पीडीएफ मिलेगी, सबको मिलेगी, डोंट वरी। ओके, लेकिन ये जो सारा कुछ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ना, जो रेड पेन से लिख रही हूँ, वो नहीं मिलेगा। ओके, उसके अंदर वो नहीं आएगा, सिर्फ आपको ब्लैक मतलब लेटर्स में जो लिखा हुआ है वही मिलेगा। ओके, बाकी ये जो सारा कुछ मैं एक्स्ट्रा आपको समझा रही हूँ वो नहीं मिलेगा। चलो, वैधता विभिन्न प्रकार की साक्ष्य की संग्रह की ताकत पर आधारित है। हम जो भी साक्ष्य के एविडेंस जो हमारा होता है ना, जो डाटा कलेक्ट करते हैं, उसकी एक ताकत होती है। शोध वैधता के मामले में वह ताकत है जिसके साथ हम शोध निष्कर्ष, धारणाओं या प्रस्ताव को सही या गलत बना सकते हैं। ओके, मतलब कि ये हमारी एक ऐसी ताकत है, वैलिडिटी, जिसके बेस पर हम बता सकते हैं कि हाँ भाई, हमारा जो रिसर्च है वो जिस चीज के लिए हमने किया है उसी चीज का मेजर कर रही है। ओके, ये बताती है, ये उसकी ताकत है। ओके, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। वैलिडेशन किसको कहेंगे? सत्यापन माप की सटीकता को संदर्भित करता है। माप जो भी हमने जो भी मेजरमेंट किया है उसकी एक्यूरेसी क्या है। ओके, ये बताता है हमें वैलिडेशन। ओके, या नहीं, यह मापने के लिए क्या माना जाता है या नहीं, ये सारी चीजें बताते हैं। ये विभिन्न स्थितियों में किसी समस्या के समाधान को खोजने में अनुसंधान के आवेदन का भी पता लगाता है। ओके, फिर यहाँ पर यह अनुसंधान गतिविधि के लिए एक स्पष्ट दिशा बताता है, हमें प्रॉपरली एक दिशा बताता है कि क्या करना है। अगर हमारे पास वैलिडेशन है तो मतलब कि हमें एक प्रॉपरली दिशा मिल जाती। एक अध्ययन के निष्कर्षों को शोधकर्ता के साथ साथ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए जो समान दिशा निर्देशों, समान परिस्थितियों के तहत अध्ययन करना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि भाई रिलायबिलिटी के साथ साथ आपकी वैलिडेशन होती है, मतलब वैलिडिटी होती है, तो वैलिडिटी के लिए रिलायबिलिटी कंपलसरी है। ओके, तो मतलब दोनों साथ में मिलेगी तो हमारा रिसर्च जो है वो मजबूत बन जाएगा। ओके, उसके बेस पर हम जो भी कंक्लूजन निकालेंगे, वो आपका जो कंक्लूजन होगा वो कंप्लीट होगा। क्योंकि डाटा कलेक्ट करते वक्त हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं वैलिडिटी को देखते हैं, है ना। और डाटा कलेक्ट करने के लिए जो टेस्ट हम यूज करते हैं उसको पहले उसकी रिलायबिलिटी चेक करते हैं, बार बार उसका ट्राई आउट करते हैं। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन आयर नहीं बनती है, क्वेश्चन आयर के लिए 3-4 ट्राई आउट किए जाते हैं अलग अलग पॉपुलेशन पर, और उसके बाद देखा जाता है कि भाई क्या सेम सिचुएशन में अगर पॉपुलेशन पर अगर आंकड़े जो मिल रहे हैं वो सेम मिल रहे हैं कि नहीं, रिजल्ट सेम मिल रहे हैं, तो मतलब वो रिलायबल है। ओके, उसके अंदर विश्वसनीयता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर से अलग से फ्रेश सैंपल को लेते हैं और उसकी वैलिडेशन मतलब के वैलिडिटी चेक करते हैं। ओके, और उसके बेस पर फिर हमने जो भी डाटा कलेक्ट किया है वो हमारा परफेक्ट होगा। ओके, क्लियर। चलो, उसके बाद नियोजित परिकल्पना, एम्प्लॉयज हाइपोथेसिस की बात करते हैं। तो कोई भी शोध निश्चित रूप से एक परिकल्पना के निर्माण से शुरू होता है। हर एक रिसर्च होता है वो हाइपोथेसिस के बेस पर, हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ओके, हाइपोथेसिस को बनाना पड़ता है। ओके, अब देखो फॉर्मुलेशन करना होता है। यहाँ से एक बार पीवाईक्यूएस में क्वेश्चन आया था, एक बच्चे ने भेजा भी था क्वेश्चन, तो मुझे यहाँ पर जो भी वर्ड है ना भाई, मुझे मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर मैं बीच बीच में बताती जाऊंगी किस टाइप के क्वेश्चन बनते। अब देखो वहां पर एक तो दिया हुआ था फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, और एक दूसरा भी एक बताया
गया था टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ओके, तो यहाँ पर जो फॉर्मुलेशन मतलब हाइपोथेसिस बनाते हैं हम शुरुआत में बनाते हैं जब भी हमने पहले रिसर्च की मतलब कि जो प्रॉब्लम है उसको ढूंढ लिया, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बना लिए, उसके बाद वेरिएबल को ढूंढ लिया, वेरिएबल को ढूंढने के बाद हम क्या करेंगे हाइपोथेसिस बनाएंगे। ऑलवेज याद रखना पहले हम वेरिएबल को फाइंड करते हैं, बिना वेरिएबल की हाइपोथेसिस कभी नहीं बनती, क्योंकि हाइपोथेसिस के अंदर हम क्या करते हैं दो वेरिएबल के बीच का रिलेशन बताते हैं। ओके, तो ऑलवेज याद रखना पहले हम फाइंड क्या करेंगे वेरिएबल को फाइंड करेंगे और उसके बाद हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर जाके हम लास्ट में सारा कुछ मतलब कि रिसर्च डिजाइन बनाते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा का एनालिसिस करते हैं, डाटा का एनालिसिस करते वक्त हम हाइपोथेसिस को क्या करते हैं टेस्टिंग करते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर हाइपोथेसिस के निर्माण की बात आ रही तो शुरुआत के जो स्टेप होते हैं वहीं पर हम क्या करते हैं ऊपर की ओर यहाँ पर हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन करते हैं और नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर उसका टेस्ट करते हैं। ओके, क्लियर। अब देखो ये आगे की जांच के लिए एक प्रारंभिक बिंदु के रूप में सीमित साक्ष्य के आधार पर किया गया एक अनुमान या प्रस्तावित स्पष्टीकरण। ऑलवेज याद रखो ये जो होता है ना आपका जो मतलब कि हाइपोथेसिस होता है वो एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है। कैसा होता है टेंटेटिव, याद रखना ये शब्द टेंटेटिव शब्द जो है ना वो आपको बार बार क्वेश्चन के अंदर पूछे जाते हैं। ओके, जोड़ मिलाने में आ जाता है और उसमें दिया होता है कि टेंटेटिव स्टेटमेंट। तो टेंटेटिव मतलब जो हम बोलते हैं ना कि काम चला बोलते हैं मतलब कि अनुमान किया हुआ। ओके, हमने पहले से पूर्व धारणा अजम्पशन बना लिए, पहले से बना लिए, वो प्रॉपरली सत्य है ये ऐसा नहीं होता। ओके, हमने सिर्फ अपने अनुमान से बनाई है, उसको हम चेक करते हैं लास्ट में, तब जाकर पता चलता है कि हमने जो हाइपोथेसिस बनाई थी वो क्या सच में सही है या गलत है ना। तो टेंटेटिव जो शब्द अगर आपको मिल जाए टेंटेटिव, ओके, हम वैसे तो हाइपोथेसिस का जो टॉपिक पढ़ाएंगे तब बात करेंगे हम, हमको टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है वो आपका हाइपोथेसिस होता है। ओके, हाँ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। ओके, यस टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। अब देखो टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है आपका हाइपोथेसिस। ओके, यहाँ पर लिख देते हो स्टेटमेंट हाइपोथेसिस। ओके, चलो अब देखो आगे की एक परिकल्पना दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध के बारे में एक शिक्षित अनुमान के रूप में परिभाषित किया जाता है। भाई यही बात बोली ना, दो वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशनशिप है ये बताती है हमारी हाइपोथेसिस। हमने बताया था ना कि गर्ल्स जो है वो बॉयज से अचीवमेंट में आगे है ना, तो ये दोनों वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशनशिप है ये बताता है हमारा हाइपोथेसिस। ओके, अब देखो सरल शब्दों में कहा जाए तो एक परिकल्पना एक ऐसा विचार है। ओके, एक ऐसा थॉट है ये भी बोल सकते हैं। ओके, एक आइडिया है। ओके, जिसके इर्द गिर्द कोई व्यक्ति वास्तव में अनुसंधान में परिवर्तित होने से पहले काम करना शुरू कर देता है। मतलब कि हम हाइपोथेसिस बनाने के बाद ही हमारी सारा कुछ रिसर्च का काम स्टार्ट करते हैं। ओके, उससे पहले हम सिर्फ क्या करते हैं ऑब्जेक्टिव देखते हैं, वेरिएबल को फाइंड करते हैं, यही काम करते हैं। ओके, प्रॉब्लम को देखते हैं, ये सारी चीजें देखते हैं। लेकिन हमारा जो मेन दरवाजा बोलते हैं ना भाई, घर का मेन दरवाजा जो होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है। यहाँ पर मान लो कि आपका घर है और यहाँ पर ये बाहर का आंगन है और यहाँ पर एक गेट है, यहाँ से आप यहाँ पर एंटर हुए तो प्रॉब्लम से आप एंटर तो हो जा रहे हैं। ओके, प्रॉब्लम से आप एंटर तो हो जा रहे हैं, लेकिन घर के अंदर कमरे के अंदर जो मेन मतलब कि घर है वहां से आपको एंटर होना है। तो ये जो मेन दरवाजा है ना आपका, ये मेन दरवाजा मतलब आपका हाइपोथेसिस है। ओके, यहीं से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है रिसर्च की। ओके, क्लियर, समझ आया। चलो आगे देखते हैं। एक प्रश्न यह है कि आधार क्या बनता है, उसका बेस क्या बनता है। ओके, उसके बाद में परिकल्पना कहा जाता है और यह तार्किक परिणाम निकाल भी सकता है और नहीं भी। हमने क्या बताया हाइपोथेसिस जो है वो सही भी हो सकती है गलत भी हो सकती है। आपने बता दिया कि गर्ल्स जो है वो बॉयज से अचीवमेंट में आगे, लेकिन अगर आपने रिसर्च किया और आपने सारा कुछ डाटा कलेक्ट किया, हाइपोथेसिस का टेस्टिंग किया, उसके बाद आपको ये जानने को मिला कि भाई बॉयज है वो गर्ल्स से क्या है अचीवमेंट में आगे हैं, तो यहाँ पर आपकी जो हाइपोथेसिस थी वो गलत हो गई। तो मतलब हाइपोथेसिस वो सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती। परिवत्ता कल्पना, परिधन कल्पना, इसको ऐसे ही समझ लो ना सब लोग, परिधन कल्पना है ना, परिधन
सॉरी कल्पना, ओके पहले से, परी का मतलब क्या होता है पहले से, ओके रिसर्च करने से पहले ही हम क्या कर देते, एक कल्पना कर लेते कि ऐसा कुछ हो सकता है, ओके फिर तो आगे जाके आप चेक करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है ना। ओके उसके बाद देखो अध्ययन किए जाने के बाद परिकल्पना गलत या शून्य साबित हो सकती है, मतलब जो भी आपकी हाइपोथेसिस है वो गलत भी हो सकती है और नल मतलब कि नल हाइपोथेसिस शून्य भी हो सकती है, भाई दोनों ही सेम मिल सकते हैं। नल हाइपोथेसिस क्या बताती है हमें कि दोनों इक्वल है ना, मतलब कि दोनों के बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं, नो डिफरेंस बताती है आपको नल हाइपोथेसिस, ओके वो हम हाइपोथेसिस के चैप्टर में पढ़ेंगे, ओके डोंट वरी। ये बेसिक सा 2 क्लास है ना, वो आपको पूरा रिसर्च समझाने वाला, मैं इतना इसीलिए डिटेल्स में जा रही हूँ, ओके ताकि बाकी के जो चैप्टर होंगे ना वो हमारा फटाफट से कंप्लीट होगी अगर ये चीजें आपने समझी होगी तो, ओके चलो उसके बाद देखो ये नल हाइपोथेसिस बता रही है कि दोनों इक्वल है, ओके या तो फिर ऐसी भी हो सकती है कि भाई एक दूसरे से ज्यादा है कम है, ओके डायरेक्शन वाली भी हो सकती है। तो यहाँ पर हमारी जो भी नल हाइपोथेसिस बनाते हैं या फिर हमारी जो डायरेक्शन वाली जो होती है जिसको हम रिसर्च हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, ओके या फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, तो ये सारी जो अल्टरनेटिव है वर्किंग हाइपोथेसिस है या फिर रिसर्च हाइपोथेसिस है वो सही भी हो सकती है गलत भी हो सकती है, नल हाइपोथेसिस सही हो सकती है गलत हो सकती है, ओके मूल रूप से इस बात को आपको याद रखना है। चलो विश्लेषणात्मक और सटीक, ओके एनालिटिकल एंड एक्यूरेट की बात हो रही है, तो एक शोध न केवल इस बारे में केंद्रित होना चाहिए कि क्या हो रहा है बल्कि यह भी है कि कैसे और क्यों एक विशेष घटना प्रक्रिया कुछ निष्कर्ष निकालती भाई, ओके ऐसा नहीं है कि भाई व्हाट, ओके व्हाट का ही आपको यहाँ पर व्हाट हैपनिंग, ओके मतलब कि क्या हो रहा है, बस इतना ही हमें नहीं पता चलना चाहिए रिसर्च के अंदर, ओके याद रखना व्हाट इज हैपनिंग मतलब क्या हो रहा है, इतना ही आपको यहाँ से नहीं रुकना है, आपको ये भी देखना है हाउ, ओके मतलब हाउ का मतलब क्या होगा कैसे हो रहा है, जो चीजें हो रही है क्या हो रहा है, तो ये हो रहा है ये चीज हो रही है, ओके क्यों वो कैसे हो रही है ये देखते हैं कैसे हुई है ना। उसके बाद हम देखते हैं वाई, ओके वाई क्यों हो रही है, ओके तो वाई मतलब कैसे क्यों कब क्या हो रहा है, ये सारी चीजें हमें रिसर्च दिखाती है एनालिटिक मतलब कि जब हम उसका एनालिसिस करते हैं तब पता चलता है ना। कि मान लो कि कोई ऐसा हमने बताया कि भाई बच्चों की अगर जस्ट वेट, ओके एक एग्जांपल ले लेते हैं, ओके अगर हम ना उनको किसी पर्सन को शराब दी जाए, ओके और शराब देने से क्या होगी उसकी दौड़ने की जो क्षमता है दौड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, ओके बढ़ जाती है, ये हमने एक क्या बनाई एक हाइपोथेसिस बनाई। अब देखो हम चेक कर रहे हैं रिसर्च अब इस पर करेंगे हम है ना, हमने ये हाइपोथेसिस बनाई तो अब हम क्या करेंगे भाई शराब दी उन लोगों को और फिर उनको दौड़ाया गया, तो मतलब यहाँ पर हमने उनकी दौड़ की गति बढ़ी, तो क्या हो रहा है दौड़ की गति बढ़ रही है शराब देने से, जस्ट एग्जाम्पल ओके शराब पीना मना है और बहुत बुरी बला है, ओके ये याद रखना। तो यहाँ पर शराब देने से वो मतलब उसकी दौड़ने की गति मान लो कि बढ़ रही है कम हो रही है, ओके तो क्या हो रहा है दौड़ने की गति में बढ़ावा हुआ है या फिर कमी हो रही है, ये आपको आंसर मिला। अब मतलब कैसे हुआ तो शराब दिया ना इसकी वजह से हुआ, ओके अब देखो क्यों हुआ, ओके क्यों ऐसा हुआ, तो ऐसे शराब पीने से अंदर से जो अब हमारी बॉडी जो होती है, ओके मान लो एग्जाम्पल के तौर पर कि हमारी बॉडी में हमें खुद से एनर्जी जैसा फील होता है और उसकी वजह से हम प्रेरित होकर दौड़ने लगते हैं, तो ये हमें क्यों हुआ उसका भी आंसर मिला, कि कब कैसे क्या क्यों ये बोलते हैं ना, उन सभी चीजों का आंसर आपको मिलता है रिसर्च के अंदर है ना। बिल्कुल बिल्कुल ओके आगे देखिए एकत्र किया गया कोई भी डाटा यदि परिणाम नहीं देता है या आगे के अध्ययन या अनुप्रयोगों के लिए उपयोग करने के लिए अनुपयुक्त है तो अनुसंधान के उद्देश्य को बाधित करता है। हमारा रिसर्च का जो उद्देश्य होता है उसके बेस पर हम रिसर्च जब करते हैं और अगर मान लो कि रिसर्च में जो भी डाटा दिए गए हैं मतलब जो डाटा कलेक्ट किया वो अगर हमें कोई रिजल्ट नहीं दे रहा है या फिर हमारे अध्ययन को अनुपयुक्त कर रहा है मतलब कि
कोई भी उपयोगी नहीं हो रहा है, तो ऐसी जो सिचुएशन बनती है वो हमारे जो भी हमने उद्देश्य बनाए होंगे, ऑब्जेक्टिव बनाए होंगे, उनको क्या करेंगे, बाधित करेंगे। ओके, इसलिए एकत्र किया गया डाटा उचित होना चाहिए, त्रुटियों से मुक्त होना चाहिए, एरर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। ओके, बिना एरर के, फ्री ऑफ एरर्स होना चाहिए। ओके, और इजीली उसको क्या किया जाना चाहिए, आसानी से हम उसको एनालाइज मतलब कि एनालाइज कर सके, ऐसे हमारे डाटा होने चाहिए। ओके, सटीकता व डिग्री है भी सटीकता व डिग्री भी है, जिससे प्रत्येक शोध प्रक्रिया, उपकरण एक दूसरे से संबंधित है। ओके, यहाँ पर एक्यूरेसी को किसको बोलते हैं कि वो एक ऐसी डिग्री है जो रिसर्च की जो प्रोसेस होती है, ओके, इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके लिए जो यूज किए हैं, टूल्स होते हैं जो यूज किए हैं, ओके, वो एक दूसरे से कैसे होने चाहिए भाई, रिलेटेड होने चाहिए। ओके, जो भी वेरिएबल के लिए जो भी टूल हमने यूज किया, जो भी इंस्ट्रूमेंट हमने यूज किया, तो वो क्या होने चाहिए, उसके लिए मतलब कि उसके रिलेटेड होने चाहिए। ना कि हमने बताया ना कि भाई एंजाइटी का टेस्ट है, मान लो कि हमें चेक करना है जॉब इन्वॉल्वमेंट और लगा रहा है एंजाइटी का टेस्ट, तो ये तो वैलिड नहीं है ना, मतलब कि तो ये उचित नहीं है। तो हमें मतलब कि जॉब इन्वॉल्वमेंट चेक करना है तो जॉब इन्वॉल्वमेंट का ही टेस्ट हम लगाएंगे, जितने साल के लिए उतने साल के लोगों पर ही लगाएंगे। तो ये इस तरीके से ये उसके साथ रिलेटेड होना चाहिए। ओके, सटीकता यह भी मापती है कि अनुसंधान उपकरण सर्वोत्तम संभव तरीके से चुने गए हैं और शोध प्रक्रिया शोध समस्या के अनुकूल है या नहीं। हमारी जो भी रिसर्च प्रोसेस है, क्या वो हमारे रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड है या नहीं है, उसके मतलब उससे सुटेबल है कि नहीं, ये हम देखते हैं रिसर्च के अंदर। ओके, एक शोध के लिए उपयुक्त डेटा संग्रह उपकरणों का चयन आवश्यक है। ओके, हम डाटा का मतलब कि कलेक्शन हमें अगर करना है तो टूल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, टूल्स जो होते हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, बिना टूल्स के आप डाटा कलेक्ट कर ही नहीं पाते हो, और डाटा कलेक्ट नहीं करोगे तो आपका रिसर्च नहीं हो पाएगा, है ना। तो यहाँ पर टूल्स हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। ओके, चलो यस सर, आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल आई एंड दौड़ने से जो रिजल्ट आता है वो डिपेंडेंट, बिल्कुल बिल्कुल इफेक्ट होते हैं ना, शराब इफेक्ट करती है दौड़ने की गति पर, तो ये हो जाता है आपका क्या भाई, शराब इफेक्ट करती है तो शराब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो दौड़ने की गति में जो भी बढ़ावा कमी जो भी आती है वो हो जाती है डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, चलो आज आ गए विश्वसनीयता, ये जो है ना वो क्रेडिबिलिटी के बारे में। ओके, क्रेडिट है कि नहीं, आपके रिसर्च को क्रेडिट मिल रहा है कि नहीं, उसके कंटेक्स्ट में। ओके, तो यहाँ पर इसको ध्यान रखना कि भाई ये ट्रू है कि नहीं आपका रिसर्च, ओके, ये बता रहा है, वो रिलायबिलिटी वाली मतलब कि विश्वसनीयता की बात नहीं। ओके, जिस हद तक खोज के विश्लेषण को भरोसेमंद माना जा सकता है उसे विश्वसनीयता के रूप में देखा जाता है। ओके, ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए भाई आपका रिसर्च, ओके, जिस पर हम ट्रस्ट कर सके। अगर आपने डाटा अच्छे से कलेक्ट किया है, उसका सारे प्रूफ आपके पास है, तो वो क्या होगा भाई, ट्रस्ट वर्दी होगा। डाटा कलेक्शन किया, डाटा एनालिसिस किया, सारी चीजें जो भी रिसर्च की जो भी प्रोसेस थी, सारी प्रोसेस आपने अगर ट्रस्टली की है और आपके पास पूरे के पूरे उसके प्रूफ है, जैसे ही आपको आंकड़े जिस तरीके से मिले हैं उसी तरीके से उसी चीजों को आप अगर अपने रिसर्च रिपोर्ट में दिखाते हो, तो मतलब कि आपका रिसर्च जो है वो ट्रस्ट वर्दी है। ओके, मतलब कि भरोसेमंद है। हम ये बोलते हैं ना कि हाँ, किसी पर भरोसा करना अचानक से हम ऐसे ही भरोसा नहीं कर पाते हैं ना, कोई ऐसे भी लोग होते हैं जो हमारे भरोसे के तोड़ते भी है ना। तो यहाँ पर भरोसा होना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि अगर सामने वाला पर्सन भरोसेमंद होगा तो दूसरा पर्सन उस पर ऑटोमेटिकली ट्रस्ट कर देगा, लेकिन उसके लिए वो जांच पड़ताल भी करेगा क्या वो सच में भरोसेमंद है कि नहीं। हम किसी अनजान पर्सन को मिलते हैं तो पहले उस पर ट्रस्ट ही नहीं करते, अपनी दिल की बात उसको नहीं बताते, है ना। लेकिन धीरे धीरे जब जब उसके मतलब कांटेक्ट में आते हैं, उसके साथ बातचीत करते हैं, उसको समझते हैं, उसके बाद हम उस पर भरोसा रखते हैं ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भरोसे तोड़ने वाले भी होते हैं, है ना, तो वो ट्रस्ट वर्दी नहीं होते ऐसे लोग, है ना। लेकिन हमारा रिसर्च जो है वो ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए, मतलब कि भरोसेमंद होना चाहिए, जिस पर हम क्या कर सके, भरोसा कर सके, उसी को बोलते हैं क्रेडिबिलिटी। ओके,
ओके यह केवल सूचना के सर्वोत्तम स्रोत और अनुसंधान में सर्वोत्तम प्रक्रियाओं के उपयोग से ही सुनिश्चित किया जाता है। ओके जो भी हम सोर्सेस यूज करते हैं है ना इंफॉर्मेशन के लिए, और जो भी प्रोसेसर यूज करते हैं मतलब जो प्रोसेस करने वाले हैं, तो बेस्ड सोर्स इंफॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं, वो उसके बेस पर हम ये तय कर पाते हैं कि हाँ ये रिसर्च जो है वो हमारा कैसा है, क्रेडिबिलिटी है। ओके क्रेडिट मतलब कि हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तृतीयक आंकड़ों पर आधारित शोध विश्वसनीय नहीं होते। तृतीयक का मतलब क्या होता है, जो सेकेंडरी डाटा होता है ना उसकी बात हो रही। प्राइमरी डाटा सेकेंडरी डाटा भी आएगा। प्राइमरी डाटा क्या होता है, हम खुद से जाकर अपना एम्पिरिकल बेस पर, अपने अनुभवों के बेस पर खुद से जाकर सारा ऑब्जर्वेशन करके डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं प्राइमरी डाटा। लेकिन हमारे डाटा को कोई और डायरेक्टली यूज कर लेता है तो वो जो दूसरा वाला जो यूज कर रहा है उसके लिए वो डाटा, हमारा ही डाटा उसके लिए क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डाटा हो जाएगा। ओके तो ये बात है कि सेकेंडरी डाटा जो होते हैं उस पर जो हम रिसर्च करते हैं वो इतने विश्वसनीय नहीं होते, क्योंकि ऐसे आंकड़ों को पूर्व के शोधकर्ताओं द्वारा उनके कार्य के अनुकूल बनाने के लिए हेराफेरी या विकृत किया गया होता है। मान लो मुझे जो डाटा मिले, मैंने मेरे हिसाब से मुझे जिस तरीके से दिखा इस तरीके से उसका क्लासिफिकेशन मैंने किया है ना। अब देखो इसी आंकड़ों को अगर दूसरा पर्सन यूज कर रहा है तो मतलब कि सीधा सा मतलब है कि मैंने तो यहाँ पर मैनिपुलेट किया हुआ है ना, तो मैंने यहाँ पर जो मैनिपुलेट किया है उसी के बेस पर अगर आप वही डाटा को दूसरी कंडीशन में लागू करेंगे तो गलत हो जाएगा। मान लो कि हमें ये देखना है कि भाई जनगणना कैसे बढ़ती है। ओके तो मान लो कि जनगणना की, मान लो 2011 में जनगणना हुई थी, उसकी अब डाटा हर एक टीचर्स को इकट्ठा करने को दिया था। टीचर्स ने घर घर जाकर क्या किया, डाटा इकट्ठा किया और उन डाटा को वेबसाइट पर, गवर्नमेंट की वेबसाइट पर क्या किया गया, पब्लिश किया गया। अब देखो गवर्नमेंट के पास जो डाटा आए, टीचर्स ने डाटा कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे दिए, तो ये जो डाटा थे वो प्राइमरी डाटा थे, है ना, ये क्या थे, प्राइमरी डाटा था। अब देखो इस गवर्नमेंट के साइट पर जाकर कोई मतलब मान लो कि आशीष ने यहाँ से डाटा को ले लिया, आशीष ने, ओके अब देखो आशीष ने यहाँ से डाटा को तो लिया लेकिन इसमें क्या किया, मैनिपुलेट किया, हेर फेर कर दिया। जो गवर्नमेंट की साइट पर आंकड़े थे उसमें थोड़ा सा उसने चेंजिंग कर दिया। अब इसे चेंजिंग करके पहले तो आशीष ने यहाँ से लिया तो मतलब उसने तो प्राइमरी डाटा लिया, लेकिन इसने यहाँ पर डाटा खुद के रिसर्च में उसने मैनिपुलेट कर दिया। अब यहाँ पर फॉरम रिसर्च कर रही है तो फॉरम ने क्या किया, रिव्यू रिलेटेड लिटरेचर में से आशीष ने जो डाटा बताए थे वही डाटा अब फॉरम यहाँ पर दिखा रही है। ओके मान लो आशीष ने 2011 की डाटा लिए थे, ओके अब फॉरम है मान लो कि 2023 में रिसर्च कर रही है, तो 2023 में मान लो कि 2022 में जनगणना हुई और उसके डाटा अलग से हुए, लेकिन फॉरम ने क्या किया, रिव्यू रिलेटेड लिटरेचर के हिसाब से आशीष ने जो डाटा मतलब के लिए थे उसी डाटा को यहाँ पर फॉरम ने डाल दिया। वास्तव में वो 2023 में अगर रिसर्च कर रही है तो 2022 के उसको लेने चाहिए थे, है ना, डाटा, लेकिन उसने क्या किया, रिव्यू रिलेटेड लिटरेचर के बेस पर 2011 की डाटा अपने रिसर्च में डाल दिया। तो ये क्या हो गया भाई, ये सेकेंडरी डाटा, जो आशीष के लिए जो डाटा प्राइमरी थे फॉरम के लिए ये सेकेंडरी हो गए, है ना, सेकेंडरी हो गए। अब सेकेंडरी डाटा विश्वसनीय भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। मान लो कि 2022 में अगर वो डाटा दोबारा से मतलब जनगणना हुई तो ये डाटा तो गलत हो जाएंगे ना 2011 वाले। तो इस तरीके से जो सेकेंडरी डाटा होते हैं वो क्या होते हैं भाई, विश्वसनीय इतने नहीं होते हैं। कभी कभी उसके अंदर मैनिपुलेट किया जा सकता है या फिर कुछ चेंजिंग भी आ सकते हैं, तो उसके बेस पर ये जो सेकेंडरी डाटा होते हैं वो गलत होते हैं। हमें ऑलवेज प्राइमरी डाटा का ही यूज करना चाहिए। ओके यस बिल्कुल। मेगा क्लास का कोई टाइम नहीं होता है, बस अभी एक ही पॉइंट बाकी है, अभी 10वां पॉइंट चल रहा है ना, लास्ट एक 11वां छोटा सा ही है, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता 5 मिनट तक चलेगी, ज्यादा नहीं चलेगी। ओके चलो ओके सार्वजनिक डोमेन से तृतीयक डाटा की उपलब्धता आसान है, लेकिन इसमें बहुत सारे जोखिम शामिल है। यही बात हमने बताई, सेकेंडरी डाटा जो लेते हैं वो हम पब्लिक से लेते रहते हैं ना, एक दूसरे से, तो मैनिपुलेट होकर आता है। जैसे कि मैंने आशीष को कुछ बात बताई, आशीष ने उस बात में अपनी कुछ बात इंक्लूड कर दी और फिर आगे बढ़ाई, इस तरीके से इंक्लूड होते 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 बात तो
कुछ और ही थी, मैंने जो बताई वो तो कुछ और ही थी और लोगों तक पहुंची तो वो कुछ और हो गई, है ना। बस यही काम होता है सेकेंडरी डाटा का। प्राइमरी डाटा जो होते हैं उनके आधार पर किया गया रिसर्च मतलब शोध अध्ययन हमेशा विश्वसनीय होता है, यही बात हमने बताई। प्राइमरी डाटा का ही ऑलवेज यूज करना चाहिए बिकॉज वो रिलायबल होता है, ओके, एंड उसकी विश्वसनीयता भी अधिक होती है, ओके। क्रेडिबिलिटी जो होती है उसकी ट्रस्ट हम उस पर ज्यादा कर सकते हैं, ओके, क्लियर। चलो जी, अब उसके बाद देखते हैं यदि प्राइमरी सोर्सेज अगर उपलब्ध ना हो तब जाकर हम क्या करते हैं, सेकेंडरी डाटा का यूज करते हैं और एक निश्चित प्रतिशत उपयोग किया जा सकता है। लेकिन जब प्राइमरी आंकड़े आपके पास एकत्र किए जा सकते हैं तब तो आप क्या करेंगे भाई, प्राइमरी डाटा को ही लेंगे, सेकेंडरी डाटा को बिल्कुल भी नहीं लेंगे, ओके। जितना कम हो उतना ही हम सेकेंडरी डाटा का यूज करें और ज्यादा से ज्यादा प्राइमरी सोर्सेज, प्राइमरी डाटा जो है उसका ही यूज करना चाहिए, ओके। सेकेंडरी डाटा पर आधारित करना कम से कम विश्वसनीय होता है, ओके। बिल्कुल मैंने बताया ना क्यों विश्वसनीय नहीं होता है, उसका रीजन यही है। जब शोधकर्ता शोध में सटीक संदर्भ देता है तो शोध की विश्वसनीयता भी बढ़ जाती है, ओके। हम एक्यूरेट रेफरेंस देते हैं तो हमारी जो रिसर्च की जो क्रेडिबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हम उस पर ज्यादा ट्रस्ट कर पाएंगे रेफरेंस अगर देंगे तो, है ना। जिस तरीके से जी साइट का पेपर सॉल्यूशन किया मैंने, पूरा पेपर सॉल्यूशन सबने करवाया, ऐसा नहीं, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने करवाए, बहुत सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म ने भी करवाए, सभी ने जाकर सिर्फ और सिर्फ आंसर ही बताया कि इसका ये आंसर आएगा, इसका ये आंसर आएगा। और मैंने क्या किया, सारे के सारे प्रूफ के साथ उनके सामने रखा कि देखो ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया है और सारे के सारे प्रूफ एविडेंस मैंने दिए, है ना। तो मेरा जो वीडियो था वो क्या हो गया भाई, क्रेडिबिलिटी, उस पर लोग ज्यादा ट्रस्ट करेंगे, है ना, बिकॉज मैंने एविडेंस दिया, है ना, प्रॉपरली मैंने रेफरेंस भी दिया, एक्यूरेट रेफरेंस दिया। तो ये बात होती है यहाँ पर, ओके। लेकिन नकली संदर्भ भी शोध की विश्वसनीयता को कम कर देते, ओके। जो भी नकली जो भी संदर्भ देते हैं, फेक रेफरेंस देते हैं, कुछ ऐसे भी होंगे फेक रेफरेंस दे देंगे, है ना। तो फेक रेफरेंस, मान लो कि किसी साइट पर जाकर, मान लो कि गवर्नमेंट की साइट से मैंने जो एविडेंस दिए वो सारे गवर्नमेंट की साइट पर जाकर दिए, है ना। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे, कुछ अलग साइट वाले होंगे, उन्होंने कुछ रेफरेंस दिए होंगे, उन्होंने जो चीजें लिखी होगी उनको अगर आप रेफरेंस के तौर पर लेते हो तो गवर्नमेंट की साइट पर कुछ और बता रहा है और यहाँ पर किसी बंदे की साइट पर कुछ और बता रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, वैलिड किसको माना जाएगा, गवर्नमेंट की जो साइट पर जो डाटा दिया है वो ही आपके मतलब कि सही माने जाएगी, ओके। और ये जो होता है वो कम विश्वसनीय माने जाएगा, क्लियर। यस बिल्कुल। चलो उसके बाद देखते हैं, लास्ट वाला पॉइंट है, फिर उसके बाद आपकी क्लास खत्म होगी। क्रिटिकल की बात करते हैं, तो जिसको महत्वपूर्ण माना जाता है क्रिटिकल बोलते हैं ना। तो उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं की महत्वपूर्ण जांच होनी चाहिए। नियोजित विधियां एक शोध पूछताछ के लिए महत्वपूर्ण है, ओके। जो भी प्रोसेस होती है, ओके, तो ये प्रोसेस आपकी कैसे यूज, जो भी प्रोसेस यूज करते हैं, जो भी मेथड्स यूज करते हैं, ओके, वो कैसी होनी चाहिए भाई, उपयोगी होनी चाहिए, इंपोर्टेंट होनी चाहिए, क्रिटिकल होनी चाहिए, ओके। जांच की प्रक्रिया मूर्खतापूर्ण और कमियों से मुक्त होना चाहिए, ओके। जांच जो भी हम करते हैं, रिसर्च करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ओके, जो भी करते हैं वो फुल प्रूफ होनी चाहिए, ओके। मतलब कि उसके अंदर मूर्खतापूर्ण चीजें नहीं होनी चाहिए, ओके। उनसे मुक्त होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम ड्रॉबैक्स होनी चाहिए, ओके। मतलब कि कमियों से मुक्त होनी चाहिए, बिल्कुल भी उसके अंदर कमियां नहीं आनी चाहिए, ओके। जिस प्रक्रिया को अपनाया गया है और प्रक्रियाओं की प्रक्रिया महत्वपूर्ण जांच का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। जो भी आपने रिसर्च मेथड यूज की है, जो भी रिसर्च प्रोसेस यूज की है, वो सारी कैसी होनी चाहिए, जो भी इन्वेस्टिगेशन आपने किया है, जांच पड़ताल की है, वो उसके बारे में सही सही सूचना देती होनी चाहिए, ओके। उसके लिए सक्षम होनी चाहिए कि हाँ, कोई भी अगर आपको चैलेंज करता है तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं निकलनी चाहिए, आपके रिसर्च में कोई कमी नहीं निकलनी चाहिए, ओके। इस तरीके का रिसर्च होना चाहिए। तो ये सारे थे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ओके। आई होप आप लोग पूरे के पूरे रिसर्च को समझ चुके हैं। ये पूरा का पूरा रिसर्च है ना, मैंने आपको जितने भी अब आगे के जो भी वीडियोस आएंगे ना, उसके मतलब उसका सार मैंने आपको दे दिया,
उसका पूरा का पूरा सार ये 2 क्लास के अंदर दिया। ओके, मुझे पता है क्लास बहुत लंबी हो गई है, लेकिन फिर भी ये 2 क्लास भी अगर कोई बच्चा लगाएगा ना तो अभी मोस्टली चीजें उनकी कवर हो जाएगी। ओके, मतलब 60% चीजें यहीं से आपकी कवर हो गई। ओके, तो जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके, चलिए सबको बाय बाय, टाटा, ओके, और जय श्री कृष्णा।